हेलो हाय नमस्कार। वेलकम टू रन स्टडी सर्कल। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं सर्कल चैप्टर को। इसके पहले मैंने सर्कल चैप्टर का पार्ट 1 की वीडियो यूट्यूब चैनल पे डल चुकी है। इसके पहले जो क्लास हुई थी आपके पेपर स्टार्ट होने से पहले। अब आपका पेपर लास्ट पेपर बचा हुआ है, मैथ्स का पेपर लास्ट पेपर है आपका। तो लास्ट पेपर में मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको पेपर से 2-3 दिन पहले तक अभी अब सारे क्वेश्चन मैं करवाना चाहता हूँ। उसके लिए ये जो आज का पार्ट होने वाला है, क्योंकि पेपर स्टार्ट होने से पहले मैंने सर्कल के पार्ट 1 करवा दिए थे। ये आज का जो क्लास है वो पार्ट 2 का क्लास है। इसमें हम उन चुनिंदा क्वेश्चन के बारे में करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप गलती से भी मिस मत करना, वीडियो को स्किप मत करना, लाइन बाय लाइन सॉल्व करना। आज की जो क्लास होने वाली है वो बिल्कुल बेसिक से तो नहीं पढ़ाऊंगा आज की क्लास में, बट कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा सकूं। आपने अगर इसके पहले अगर सर्कल की क्लास नहीं ली है, सर्कल का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, अगर आपने वो क्लास अभी मिस कर दिया है, आपने देखा नहीं है, तो पहले उसको जाके देखो, उसको समझो, कंसेप्ट को क्लियर करो, थ्योरम को अच्छे तरीके से क्लियर करो। जितने भी शॉर्ट जो क्वेश्चन हो सकते थे, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते थे, 1 मार्क्स के हो सकते थे, वो क्वेश्चन मैंने वहां पे आपको समझाया है कि किसी क्वेश्चन को आप कैसे कम से कम स्टेप में सॉल्व कर सकते हो और आपको नंबर मिल सकता है। स्टेप आपको वैसे स्टेप बताए गए हैं जिससे आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्टेप कम कर दोगे तो नंबर कम हो जाएगा। स्टेप आपको पूरे करने हैं और पूरे स्टेप मैंने वहां पे बताए हैं। तो सबसे पहले अगर आपने वीडियो कंप्लीट नहीं करा है तो पहले इसको रोक लो, इससे पहले जाके पार्ट 1 को देखो, फिर पार्ट 2 को देखो। अगर आप पहले ही पार्ट 2 को देख रहे हो तो चलो, मैं कोशिश तो आज की वीडियो में करूंगा कि आपको कुछ ऐसे तरीके सिखाऊं, कुछ इतने आसान मेथड आपको बताऊं ताकि आप अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चन को समझ सको और पेपर तक आप इसको याद कर सको। क्योंकि मेन मकसद हमारा क्या है, हमें हमारा मेन मोटिव है कि पेपर तक किसी भी हालत में हमें ये क्वेश्चन आने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको याद है, अगर ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है, तो बेटा आपका 90 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जा रहा। 90 प्लस तो आप आराम से लेके आओगे। अभी तक मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा दिए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके पहले मैं करवा चुका हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हो चुका है, प्रोबेबिलिटी हो गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, स्टैटिक्स, पॉलिनोमियल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को तो बेटा 2 पार्ट लेके मैंने करवाए थे, एक फर्स्ट पार्ट था, एक सेकंड पार्ट था। उसको ध्यान से कर लेना। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको इस बार पेपर में डायरेक्ट आपको छपे हुए मिल सकते हैं। वैसे तो मैं आपको एक चीज गारंटी से बता सकता हूँ कि आपके पेपर में लगभग 80 से 85% क्वेश्चन, ज्यादा तो नहीं बोल रहा मैं, बट 80 से 85% क्वेश्चन आपको इस सीरीज से देखने को मिल जाएंगे। ये मैं टॉप 15 की जो सीरीज अभी तक हुई है हमारी, और जो 2-3 चैप्टर रह गए हैं, उस सीरीज को अगर आप पूरे के पूरे कर लेते हो पेपर तक, क्योंकि 10 दिन का गैप है ना, तो अगर आप पूरे तरीके से अगर पेपर को कर लेते हो, 10 तारीख को आपका पेपर है, उससे पहले आपके पास टाइम है। अगर आप डेली अगर 2-2 3-3 चैप्टर अगर कंप्लीट करते हो वीडियो के माध्यम से, तो बेटा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा आपको लेंथी देखना भी नहीं है। आप अगर जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसको 2x पे लगाओ और फटाफट उसको सॉल्व कर लो, है ना। आपको तो टाइम बचाना है, पेपर में आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। इसीलिए मैंने कोशिश करी है कि जितने आसान मेथड हो सकते हैं उतने आसान मेथड से आपको समझाऊं, कोई कॉम्प्लिकेटेड ना करूं आपके लिए, ताकि चीजों को समझने में आपको परेशानी हो। ठीक है, तो सारी बातें आप समझ चुके हो, है ना। आपको हर चीज समझ में आ गया है, तो सब फटाफट चलते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने कंसेप्ट सिखा रखा है, तो कंसेप्ट आप वहां से देख लेना। आज की जो क्लास है ना, उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या है, इन फिगर गिवन एओ बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ये क्वेश्चन बस दिखने में ही बड़ा है, आंसर इसके बहुत आसान है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में भी दे सकता है, 2 मार्क्स में दे सकता है। 1 मार्क्स में आएगा तो एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू में फिर आपको टिक करना पड़ेगा, आप शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हो। अगर 2 मार्क्स में आएगा, वैसे तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आना चाहिए, बट 2 मार्क्स में अगर आ जाए, चलो मान लेते हैं अगर 2 मार्क्स में आ जाए, तो कैसे करोगे वो तरीके यहाँ पे सीख लो। आपको लिख के करना आना चाहिए। क्या निकालने के लिए दे रखा है, एंगल ए सी ओ। क्या निकालना है बेटा, एसीओ निकालना है। एसीओ कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखो। दिया क्या हुआ है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। एओ बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ एंड एसी इज द टेंजेंट टू अ सर्कल ए। एसी जो है वो टेंजेंट है, अच्छा। ओए ए बी जो है वो डायमीटर है। आप बताओ कि ओए जो है ओए जो है वो रेडियस होगा, और आप थ्योरम नंबर 10 पॉइंट से जानते हो, एक थ्योरम आपने पढ़ा था इस वाले चैप्टर में, कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। मतलब एंगल ओ ए सी, क्या बोल रहा हूं मैं, एंगल ओ ए सी 90 डिग्री हो, इतना आप समझते हो। चलो मैं शुरू से बता देता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, आप इतना तो जानते हो कि अगर एओ बी लाइन है, अगर ए ओ बी लाइन है, तो एंगल ए ओ सी
प्लस एंगल BOC का वैल्यू 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। ये आप जानते हो कि ये लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा। एंगल पे ध्यान दो, AOC और BOC, AOC और BOC ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री होंगे, आप जानते हो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों मिलके 180 होंगे, ये 130 है तो ये ऑटोमेटिक 50 डिग्री होगा। बताओ, समझ में आ रहा है? ये कितने डिग्री हो जाएगा? 50 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? एंगल AOC इज इक्वल टू 180 और BOC उधर जाएगा तो माइनस BOC और BOC की वैल्यू कितनी है? 130। तो इज इक्वल टू कितना आ गया? ये AOC का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। मानते हो आप ये बात? अब जरा ट्रायंगल को ध्यान से देखो। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं सर मैं? AOC ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इन ट्रायंगल AOC आप जानते हो कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब OA जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे? AC पे। अगर OA परपेंडिकुलर है AC पे तो एंगल OAC 90 डिग्री का बनेगा। एंगल OAC कितने डिग्री का बनेगा? OAC बनेगा आपका 90 डिग्री। अगर OAC 90 डिग्री का बन रहा है और ट्रायंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल ACO इज इक्वल टू हम 180 डिग्री बोल सकते हैं। बताओ भाई, ये ट्रायंगल है तो ये तीनों एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिख दिया। तो बेटा ACO कितना हो जाएगा? ACO हो जाएगा आपका 180 और 90 और 50 140 जाएगा तो इधर आ जाएगा माइनस 140 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इस क्वेश्चन को, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, बट अगर 2 मार्क्स में आ जाए तो आप इस तरीके से लिख के सॉल्व करना। नहीं तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर लेते। कैसे सॉल्व करते? डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा था कि ये 90 डिग्री है, ये 130 है तो ये 50 होगा और 90 निकल गया। अच्छा एक बात बताओ, ये टोटल 180 डिग्री है, 180 में से अगर 90 निकल गया तो इन दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। भाई ये वाला एंगल AOC प्लस ACO को जोड़ने पे 90 आना चाहिए और 90 में से एक एंगल 50 पता है तो सेकंड एंगल कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, सबको समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बता दो, कंफर्म कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। आवाज क्लियर जा रहा है? सबको दिख रहा है अच्छे से? जल्दी बताओ यार, दिख रहा है सबको अच्छे से? आगे बढ़े? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। अरे दोस्तों में शेयर कर देना सब अपने अपने, ठीक है? उनको भी तो पता चलना चाहिए, उनको भी पता करो यार, उनको भी बताओ थोड़ा चैनल के बारे में कि यहाँ पे भी पढ़ाई होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे करवाए जा रहे हैं जो पेपर में आपको डायरेक्ट दिखे हुए मिल सकते हैं। पहले आपके लिए सब कुछ कंफर्म कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है, वैसे सेकंड क्वेश्चन आज का है ये, इसके पहले मैं फर्स्ट पार्ट करवा चुका हूँ, तो अगर आप टोटल जोड़ोगे तो ये कितने हो जाएंगे? 17 18 19 क्वेश्चन होंगे मिनिमम। पहले वाले पार्ट में वो काउंट बस 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन होते नहीं है, आप जैसे जानते हो। जो जिन्होंने रेगुलर अगर फॉलो किया होगा पूरी सीरीज को, उनको पता होगा कि बस 15 क्वेश्चन कहने के लिए होते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा जरूर करवा देता हूँ। तो आप मान के चलो ये 19 20 नंबर क्वेश्चन तो होगा ही होगा। क्वेश्चन क्या है? इन अ गिवन फिगर टू इक्वल सर्कल, दो बराबर सर्कल है, ठीक है जी। एक का सेंटर O है, एक का सेंटर O डैश है। वेरी गुड। टच ईच अदर एट X, दोनों एक दूसरे को X पॉइंट पे टच कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहे हो आप? यहाँ पे टच कर रहे हैं। O डैश प्रोड्यूस मीट द सर्कल विथ सेंटर O डैश एट A। O डैश को प्रोड्यूस किया जा रहा है। O डैश, O से लेके O डैश जो है उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि सर्कल पे जाके किस पॉइंट पे मिल रहा है? A पे मिल रहा है। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूं, अब बताता हूं आपको। कहां पे जाके मिल रहा है भाई साहब? ये A पे मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है? A पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है। AC इज द टेंजेंट टू अ सर्कल। AC क्या है? टेंजेंट है। कौन से सर्कल का? बड़े वाले, इधर वाले सर्कल का, ये राइट साइड वाले सर्कल का। AC जो है वो टेंजेंट है राइट साइड वाले सर्कल का। O डैश D इज परपेंडिकुलर टू AC। O डैश D कहाँ है? O डैश D परपेंडिकुलर है AC पे, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, मान गए इसकी बात। फाइंड द वैल्यू ऑफ DO डैश। DO डैश मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और CO ये वाली लाइन, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। यही तो हमसे पूछ रहा है, रेशियो। अब मुझे एक बात आप बताना, अगर 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 ये दोनों सर्कल जो हैं वो इक्वल है तो इनका रेडियस भी इक्वल होगा। आप ये बात मानते हो कि अगर दो सर्कल इक्वल है तो दोनों के रेडियस भी इक्वल होंगे? मैं एज्यूम कर लेता हूं, एक चीज मैं एज्यूम करता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि अगर O डैश A है, R है, तो बेटा O डैश X भी R होगा और OX भी R होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई? भाई पहले वाले सर्कल का दो रेडियस है ना, OA और OX, दोनों R R हो गए रेडियस, और दूसरे वाले सर्कल का रेडियस पहले वाले सर्कल के सेम ही होगा क्योंकि इक्वल सर्कल है, तो OX भी कितना हो गया? R। ये बात आप मानते हो? बताओ जल्दी, मुझे जल्दी बताओ, ये बात आप मानते हो?
अब यहां पे देखो जरा, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं? तो एक ट्रायंगल आपका बन रहा है ए डी ओ डैश, ए डी ओ डैश, और एक ट्रायंगल बन रहा है बेटा, एक ट्रायंगल बन रहा है आपका ए सी ओ। मतलब एक ये छोटू सा ट्रायंगल ये ए डी ओ डैश, और एक बड़ा सा ट्रायंगल ए सी ओ। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? रुको हाईलाइट करता हूं, ये देखो, ए डी ओ डैश ये ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है ए सी ओ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल के बारे में आपको पता करना है। दोनों ट्रायंगल के बारे में क्या पता करना है? दोनों को सिमिलर प्रूफ कर लो। कैसे होगा सिमिलर प्रूफ? भाई देखो, एंगल ए डी ओ डैश इक्वल होगा एंगल ए सी ओ के। बोलोगे ए सी ओ के बराबर क्यों होगा? ये तो 90 डिग्री दे रखा था, ये 90 डिग्री क्यों होगा मेरे भाई? अगर AC टेंजेंट है, अगर AC टेंजेंट है तो OC रेडियस है भाई, और टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री है। तो भाई दोनों ट्रायंगल में 90 90 मिल गया हमें। इतनी बात आप मानते हो? अगर मैं आगे की बात करूं तो बेटा ध्यान से देखना, एंगल डी ए ओ इक्वल होगा एंगल सी ए ओ के। जरा गौर फरमाओ, डी ए ओ इस वाले एंगल की बात हो रही है, सी ए ओ इसी वाले एंगल की बात हो रही है। दोनों एंगल आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं ये एंगल, तो दोनों एंगल क्या हो गए? कॉमन हो गए। अब अगर ये दोनों कॉमन है और दोनों एक ही में आ रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। ए डी ओ डैश सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा? ट्रायंगल ए सी ओ के। आप ये बात मानते हुए ये दोनों जो होंगे वो सिमिलर होंगे, किस क्राइटेरिया से? ए क्राइटेरिया से। सिमिलर होके क्या करना है हमें? सिमिलर होके बेटा हम ये लिख सकते हैं कि ये ए ओ डैश अपॉन में जो एओ का रेशियो होगा वो डी ओ डैश अपॉन में सीओ के रेशियो के बराबर होगा। नहीं समझ में आया आप लोगों को? ध्यान से देख बेटा, यहां पे ध्यान से देख, मैंने क्या बता रखा है आपको कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, अगर नहीं बता रखा तो आप सुन लो। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो भी सेम होता है। अगर मैं ये एओ डैश की बात करूं तो इस शुरू और लास्ट, तो इसका भी शुरू और लास्ट ले लो। अगर ये इसके लास्ट वाले दो ले रहे हो तो इसके भी लास्ट वाले दो ले लो। मतलब इन दोनों का रेशियो जो होगा वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब अगर ये रेशियो बराबर है बेटा, सब कुछ अगर बराबर है, आप ध्यान से देखो ना, आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था डी ओ डैश अपॉन में सीओ, इसका रेशियो निकालना था। अच्छा, ए ओ डैश है कितना? तो आप अगर नोटिस करोगे तो ए ओ डैश आर है, तो ए ओ डैश की जगह पे आर लिख दिया। ए ओ कितना है? तो ए से लेके ओ ये पूरा, तो आर प्लस आर मिलके कितना हो जाएगा? 3R। तो ये नीचे कितना आ गया? 3R इज इक्वल टू कितना हो गया? ये डीओ डैश अपॉन में सीओ। बेटा आर से आर कट जाएगा तो डीओ डैश अपॉन में सीओ का वैल्यू कितना आएगा? 1/3। और यही आपका आंसर है। क्या आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, थोड़ा सा लेंदी दे रखा था, इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार आपको, क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन को समझा करो। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता। आप लोग की गलती क्या है? आप पढ़ते ही नहीं हो क्वेश्चन को। आपने देखा क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ के चले गए। अब बताओ आप में से कितने बच्चे हैं जो सिमिलरिटी का रूल लगा पाएंगे? चलो, जो लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम देख रहे हैं कि कुछ भला हो जाए उनका तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने इसके पहले पढ़ भी रखा है वो कितने बच्चे जानते हैं कि इसमें सिमिलरिटी का रूल लगेगा और ये 5 लाइन में सॉल्व हो जाएगा? उनको लग रहा होगा पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन होगा। बेटा ये 2 मार्क्स में पूछे गए क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। ठीक है, और क्या पता इस बार आपको देखने को मिल जाए पेपर में। मैं बेसिक और स्टैंडर्ड की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, या तो बेसिक में आएगा या तो स्टैंडर्ड में आएगा। अब ये नहीं हो कि किसी और सेट में आ गया आप बोलोगे मेरे में नहीं आया। अरे भाई किसी सेट में आपको बेसिक या स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एज इट इज। क्लियर है? खुश हो गए? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ जो है वो क्या है? सर्कल का सेंटर है। ओ क्या है? सर्कल का सेंटर है। कौन से सर्कल का? ये जो आपको सर्कल आपके सामने दिख रहा है। पीटी एंड पीक्यू आर टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। अच्छा, पी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए हैं, पी पीटी और पीक्यू। अच्छा, दो टेंजेंट अगर खींचे गए हैं
तो बेटा एक बात बताओ, अगर दो टेंजेंट खींचे गए हैं एक पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, तो जो पीटी होगा वो किसके बराबर होगा? पीक्यू के। अगर पीटी पीक्यू के बराबर है, अगर पीटी जो है वो पीक्यू के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एंगल ओ टी पी, अच्छा पहले इसको मिला लेते हैं ना, ओ से टी को ज्वाइन कर दो और ओ से यू को ज्वाइन कर दो, तो आपको पता चलेगा कि एंगल ओ टी पी इक्वल होगा एंगल ओ क्यू पी के। एंगल ओ टी पी इक्वल होगा ओ पी क्यू के। क्यों इक्वल होगा भाई? ये दोनों बराबर क्यों होंगे, पहले ये बताओ मुझे। दोनों बराबर क्यों होंगे, मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो भाई, ये ओटी जो है वो रेडियस है और पीटी जो है वो टेंजेंट है, और रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी 90 और ये भी 90, तो दोनों 90 है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखो जरा, एक क्वाड्रेटरल यहां पे बन रहा है। कौन सा क्वाड्रेटरल बन रहा है? यहां पे एक क्वाड्रेटरल बन रहा है पी क्यू ओ टी। ध्यान से देखो, यहां पे एक क्वाड्रेटरल बन रहा है, कौन सा? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है बेटा? क्वाड्रेटरल पी क्यू ओ टी, एक क्वाड्रेटरल बन रहा है। और क्वाड्रिलेटरल के आप जानते हो कि चारों साइड का, चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। मतलब एंगल क्यू, एंगल क्यू ओ टी, क्यू क्यू ओ टी प्लस एंगल ओ टी पी प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी 360 होगा। ये बात आप मानते हो? आप मुझे बताओ, ओटीपी और ओक्यूपी तो 90-90 है, ओटीपी और ओ क्यू पी ये दोनों मिलकर 90-90 है, तो ये 90-90 180 हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट यहां से एक चीज लिख दूं क्या? यहां से डायरेक्ट लिख दूं कि एंगल ओ क्यू टी, एंगल ओ, एंगल क्यू ओ टी प्लस एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री, क्योंकि 180 उधर जाके 360 में माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आएगा। इतनी सी बात लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो बेटा, टी पी क्यू का वैल्यू 70 डिग्री है, तो अगर मैं 70 डिग्री पुट करूं तो एंगल क्यू ओ टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा। भाई 180 में से अगर 70 को माइनस करोगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि ये वाला एंगल 110 डिग्री है। अब ये वाला अगर एंगल 110 डिग्री है, आप एक बात जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो ये बात सुन लो ध्यान से, अगर नहीं जानते हो तो इस बात को सुन लो कि बेटा ये जो एंगल बनता है ना, ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, ये जो दो कॉर्ड के बीच में जो एंगल, जो दो कॉर्ड सेंटर से एंगल बनाते हैं, ध्यान से लिख लो, अगर थ्योरम नहीं याद है तो लिख लो। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स अल्टरनेट सेगमेंट। मतलब दो कॉर्ड जो है वो सेंटर से जो एंगल बनाता है वो हमेशा सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होता है किसके? दो कॉर्ड के बनाए, दो कॉर्ड के बीच में बनाए गए एंगल के। तो यहां से थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अगर 9th क्लास का आपको थ्योरम याद नहीं है तो उसको पहले याद कर लो, जो मैंने अभी बोला है फिर से रिपीट कर दूं। देखो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर ऑफ द सर्कल, मैं यहां पे एक चीज बना दूं, देखो ये सर्कल है, मैं बोल रहा हूं कि यहां दो कॉर्ड है, ये दो कॉर्ड है, आप मानते हो दो कॉर्ड है, मैंने बोला इसको सेंटर से ज्वाइन कर दो, तो आपने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो बेटा ये जो सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल, ये हमेशा ये दो कॉर्ड के बीच में बने हुए एंगल का डबल होता है। यही चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एंगल जो टी ओ क्यू होगा, एंगल जो टी ओ क्यू होगा वो डबल होगा, किसके डबल होगा? एंगल टी आर क्यू के। तो बेटा एक बात बता, अगर टी ओ क्यू 110 डिग्री है तो टी आर क्यू कितना होगा? तो 2 से इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंगल टी आर क्यू। तो बेटा टी आर क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो टी आर क्यू का वैल्यू आ जाएगा 55 डिग्री, और यही आपका आंसर है। समझ में आया ये? तो टी आर क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर, क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ना जरा। इन फिगर
टू कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी आर टू द टू सर्कल। क्या बोल रहा है? दो कॉमन टेंजेंट है ए बी और सी डी दो सर्कल पे, विथ सेंटर ओ ए ओ फर्स्ट एंड ओ सेकेंड। दो ओ ए और ओ सेकेंड दो सेंटर है, दो सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है, दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। कैसे प्रूफ होगा बता सकता है आप में से कोई? भाई ए बी जो है वो सी डी के बराबर कैसे प्रूफ होगा? अगर दो सर्कल है, एक सर्कल बड़ा सर्कल है, एक सर्कल छोटा सर्कल है, एक का सेंटर ओ डैश ओ फर्स्ट है और एक का सेंटर ओ सेकेंड है। आपको बताना है, आपको बताना है कि ये दोनों हैं, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। ये कैसे पता चलेगा? जरा अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि बेटा बड़े वाले सर्कल पे ना दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ये ई पॉइंट से, ई पॉइंट से अगर देखो, जरा गौर फरमाओ ई पॉइंट पे, अगर आप ई पॉइंट को ध्यान से देखते हो तो ई पॉइंट से बड़े वाले सर्कल पे दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं। कौन? ये, और एक टेंजेंट कौन है? ईसी। और ई और ईसी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। ये थ्योरम आपने पढ़ा है। ऐसे ही अगर छोटे वाले आप सर्कल पे देखो तो बेटा ईडी जो होगा वो ईबी के बराबर होगा, ईडी बराबर होगा ईबी के। ये भी थ्योरम होता है, तो ये भी थ्योरम से ये भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट से जब दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर ड्रॉ किए जाते हैं तो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। तो ये इसी के बराबर हो जाएगा, ईडी जो होगा वो ईबी के बराबर होगा। यहां तक मानते हो? अब ध्यान से देखो, आपको निकालना क्या है? आपको ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है ना। तो ये मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, अपना थ्योरम लिख लेना, और ये इक्वेशन सेकंड है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो, मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं कह रहा हूं कि एडिंग इक्वेशन अगर फर्स्ट एंड सेकंड कर दो तो, ये क्यों आया मेरे दिमाग में? क्योंकि भाई हमें ए बी निकालना है। ए बी कहां है? ए बी यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। तो भैया जो ए बी है वो क्या है? वो ए ई प्लस ई बी भी तो है। अरे भाई क्या है ये? ए जो ए बी जो है वो ए ई प्लस ई बी को ही तो जोड़ने पे आ रहा है। तो आप ध्यान से इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? ई ए प्लस ई डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ई बी आएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आप ई डी जो है वो ई बी के बराबर है, तो आप इसके प्लेस को एक्सचेंज भी तो कर सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? ई ए प्लस ई बी इज इक्वल टू ईसी प्लस ईसी प्लस ईसी प्लस ईसी प्लस ईडी, ईसी प्लस ईडी। मतलब क्या किया हमने? जगह एक्सचेंज कर दिया, एडी की जगह पे एबी को लिख दिया, एबी की जगह पे एडी को लिख दिया, बस और कुछ नहीं। भाई ईए और ईबी जोड़ने पे कितना आएगा? ईए और ईबी जोड़ने पे एबी आएगा, और ईसी और ईडी जोड़ने पे कितना आएगा? ईसी और ईडी जोड़ने पे सीडी आएगा। और यही तो आपको प्रूफ करना था। ये बेहद आसान क्वेश्चन था, बस दिखने में ही आपको बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, आपको समझ ही नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो इन सब क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लो, पेपर में आपके बहुत काम आने वाला है। पेपर में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। खासकर बेसिक वालों से तो, बेसिक वाले तो भाई सुन ही लो अच्छे तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन आपको इसी लेवल के देखने को मिले, कहीं बाहर से क्वेश्चन उठ के नहीं आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई एनसीईआरटी में है नहीं तो प्रैक्टिस कहां से करे? भाई प्रैक्टिस करवा तो रहा हूं मैं, यहां से कर लो प्रैक्टिस। क्वेश्चन तो यही पहले ही पूछे गए हैं, ये मैं अपने घर से थोड़ी ना बना के लाया हूं, क्वेश्चन पहले पेपर में पूछे गए हैं। बहुत हाईली चांसेस है कि इस बार के भी आपको बेसिक के पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और ये क्वेश्चन का नंबर भी बता देता हूँ, 23 नंबर क्वेश्चन होगा ये। सेट कौन सा होगा ये नहीं बता सकता, बट ये 23 नंबर क्वेश्चन होगा आपके बेसिक के पेपर में। इस बात को आप दिमाग में बैठा के चलो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट a parallelogram prove that a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। मतलब क्या है क्वेश्चन? क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ रहे हो आप? भाई साहब ये फिगर आपको हर जगह बना हुआ नहीं दिखेगा, आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये फिगर ड्रॉ करने की एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आएंगे, मान लो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ गए, तो भैया फिगर आपको बनाना पड़ेगा। और फिगर हमेशा पेंसिल से बनाना, पेन से फिगर मत बनाना पेपर में। सुन लो गौर से, फिगर हमेशा पेंसिल से बनाना, पेन से फिगर मत बनाना। और जो भी फिगर बनाओगे उसको बड़े ध्यान से बनाना, अच्छे से बनाना, जैसा यहाँ पे दिख रहा है। पहले सर्कल बनाना, उसके बाद पैरेललोग्राम ड्रॉ करना। पता चले कि पहले पैरेललोग्राम बना रहे हैं फिर सर्कल बना रहे हैं, तो भैया ऐसे आपका गलत होने के चांसेस होंगे। फिर आपका सर्कल टेढ़ा मेढ़ा, सर्कल कम लगेगा, वो अंडा ज्यादा लगेगा, ओवल शेप का हो जाएगा।
तो क्वेश्चन पे आते हैं भाई, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम, बाहर वाला पैरेललोग्राम है, मतलब एबीसीडी पैरेललोग्राम दे रखा है, रोम्बस आपको प्रूफ करना है कि भैया वो रोम्बस है, वो जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस है। अब ये प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ करने के लिए जरा आप ध्यान से गौर से देखो, आप डी पॉइंट पे जाके बैठ जाओ। कहां पे बैठना भैया? डी पॉइंट पे बैठना है। अगर मैं डी पॉइंट को से ध्यान से देखूं तो बेटा मुझे ये दिख रहा है कि डीएस और डी आर दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं डी पॉइंट से। तो भैया मेरे कि डी आर और डीएस आपस में क्या होंगे? डी आर और डीएस आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? थ्योरम नंबर 10 पॉइंट। कौन सा 10 पॉइंट थ्योरम होता है? जल्दी बताना कौन सा थ्योरम है। मैं आपको थ्योरम बता देता हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। आप लोग बताओगे कौन सा थ्योरम है कमेंट बॉक्स में। मतलब बाहर से कोई भी टेंजेंट अगर खींचा जा, कोई भी दो टेंजेंट अगर सर्कल पे ड्रॉ किए जाते हैं किसी एक पॉइंट से, तो वो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं, मतलब डी आर जो है वो डीएस के बराबर है, ये गिवन है। ठीक उसी तरीके से बेटा अगर ए से देखोगे, ए से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एपी जो है वो एएस के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सी पॉइंट से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सी आर जो है वो इक्वल है सी क्यू के। ऐसी अगर आप बी पॉइंट पे जाके बैठ के देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा भैया कि बीपी जो है वो इक्वल है बी क्यू के। क्या आपको ये बातें समझ में आई? ये थ्योरम मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया है कि ये सारे इक्वल होंगे। आपको ये बात सब कुछ समझ में आ गया? अब ये इक्वेशन देखो ध्यान से, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। टोटल कितने इक्वेशन बन गए हमारे? टोटल हमारे पास 4 इक्वेशन बन गए। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इन चारों इक्वेशन को ना आप ऐड कर दो। तो आप ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्यों ऐड करना है इसके पीछे रीजन बताता हूं, देखो ध्यान से। भाई 4 इक्वेशन है, हमें प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन चारों को ऐड करेंगे। पहले ऐड करता हूं फिर आपको दिखाता हूं क्यों कह रहा है ऐड। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखो जरा, अब अगर ऐड करना है तो भैया डी आर प्लस एपी प्लस सी आर प्लस बीपी, बीपी है ना, बीपी, हाँ, बीपी इज इक्वल टू इधर हो जाएगा डी एस प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू। अब ध्यान से देखो, काफी बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्ट अपना कर लेते हैं कि डी आर और सी आर मिलकर डीसी होगा। भैया इसको लिख देना, एक स्टेप और लिख देना। अगर पेपर में चाहते हो मार्क्स लेना तो एक स्टेप और लिख देना, नहीं तो डायरेक्ट करके आ जाना, मार्क्स वार्क्स कटेगा तो फिर उसके बाद मत बोलना कि मार्क्स कट गया। तो एपी प्लस बीपी तो ढंग से लिख लेना। एक स्टेप लिखने में कितना ही टाइम लगता है आप बताओ? डीएस प्लस एएस, मैंने डीएस और एएस को एक साथ क्यों लिया है कि भैया अगर मैं डीएस और एएस को जोड़ दूं ना तो एडी मिल जाएगा हमें। बस यही कारण है कि मैंने इस तरीके से लिया है। सीक्यू किसके बराबर है भैया? बीक्यू के बराबर है। अरे बराबर है सीक्यू बीक्यू को? नहीं, लेकिन ये प्लस में है तो इसको एक साथ प्लस में लिख देते हैं। अब आपको समझ में आया कि भैया ये डी आर है और ये सी आर है, और दोनों को जोड़ दूं तो डीसी बन जाएगा। तो डी आर और सी आर की जगह पे डीसी लिख दो। प्लस ऐसे ही ध्यान से देखो, अगर आप एपी और बीपी को जोड़ोगे तो एबी बन जाएगा। ऐसी अगर आप एस और डीएस को जोड़ोगे तो एडी बन जाएगा, और बीक्यू और सीक्यू को जोड़ोगे तो बीसी बन जाएगा। समझ में आ गया? आपने क्या देखा था ऊपर कि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की खासियत होती है क्या? अपोजिट साइड आर इक्वल। मतलब ये जो डीसी है ना वो पहले से ही ए बी के बराबर गिवन है। ऐसी बेटा जो एडी है वो पहले से ही बीसी के बराबर गिवन है। यही तो होता है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो भैया अगर ये एडी जो है वो बीसी के बराबर है, डीसी अगर एबी के बराबर है, तो यहां पे डीसी, ध्यान से सुनना, ध्यान से बात को सुनना जरा, जो चीज मैं बोल रहा हूं भैया, अगर मैं ये डीसी जो है डीसी इसकी जगह पे अगर मैं पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं? अगर मैं डीसी जो है वो किसके इक्वल है? डीसी एबी के इक्वल है, तो भैया इसको मैं ए बी प्लस ए बी लिख सकता हूं। ए बी तो पहले से ही था, डीसी की जगह पे ए बी आ गया। ऐसी एडी की जगह पे लिख दिया बीसी प्लस बीसी। आप मुझे बताओ ए बी प्लस ए बी कितना होता है? 2ab। बीसी प्लस बीसी कितना होता है? 2bc। भाई मेरे 2 से 2 कट गया, ए बी किसके इक्वल आ गया? बीसी के। ए बी किसके इक्वल आ गया भाई? बीसी के। अब ए बी बीसी के इक्वल है और ए बी डीसी के भी इक्वल था, तो भैया बीसी जो होगा वो डीसी के भी इक्वल हो जाएगा। अब बीसी एडी के भी तो इक्वल था, तो ये एडी के भी इक्वल हो गया। अब इससे हमें ये पता चल गया कि इसके चारों साइड जो है वो आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। नहीं समझे? फिर से समझो भाई, ए बी बीसी के बराबर आया, ए बी पहले से ही डीसी के बराबर था,
तो ए बी अगर डीसी के बराबर पहले से ही था और ए बी बीसी के बराबर आ गया तो भैया बीसी डीसी के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही बीसी जो था वो एडी के बराबर था और बीसी एबी के भी बराबर है तो वो भी बराबर हो जाएगा। मतलब सारे साइड आपस में बराबर हो गए। मैंने एसी लिख दिया ना, गलती कर दी ना, एडी होगा, बोला नहीं आपने, एडी होगा बेटा, बोला करो ये चीज। तो एडी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी या डी सी प्लस ए डी। अब चारों साइड अगर बराबर है तो ए बी सी डी या रोम्बस। क्यों लिखोगे, लिखो, हेंस ए बी सी डी या रोम्बस एज all the side are equal in rhombus, as all the side are equal in rhombus, hence ABCD is a rhombus as all the sides are equal in the rhombus। लिख सकते हो यहाँ पे चीज, आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो बताओ, 5 क्वेश्चन हो गए। ऐसी बेटा आराम आराम से हम सीख जाएंगे, बस आप साथ में बने रहो, लगे रहो और शेयर करते रहो दोस्तों में। पानी वानी पीते रहो, हाइड्रेट करते रहो अपने आप को और दोस्तों में दबा के शेयर करो। और समझ में आ जाए तो एक थम्स अप से जरूर बताना, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना यार तुम्हें समझ में आ रहा है या सिर्फ बैठ के मुर्दों की तरह देखे जा रहे हो। थोड़ी जान लाओ यार अंदर। बोर्ड का पेपर दे रहे हो, 10 दिन बाद बोर्ड का पेपर, उसका तो फ्री होने वाले हो, मजे ही मजे हैं फिर, है ना मजे। गलत फहमी मत जीना फिर। अभी तो बेटा बहुत बाकी है, अभी 11 12 तो बाकी है, कोई मजा नहीं है, मजे में मत जीना। ये मत सोच लेना, है ना, कोई बता दे कि भाई यहीं तक था जो था, अब तो इसके बाद मजे ही मजे हैं। तो मजे ही मजे कुछ नहीं होने वाला, इसके बाद सजा ही सजा है। तो भाई साहब ध्यान से पढ़ लो और ध्यान से अच्छे मार्क्स लाओ, मजा भी आए, थोड़ा पढ़ने का थोड़ा फायदा भी दिखे। अच्छे मार्क्स कब आएंगे? जब आपको एक ही चीज तो करना है भाई, पेपर आ गया, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जो चैप्टर मिल जाए उसको रगड़ दो, जो चैप्टर बुक खोलने पे निकल जाए उसको रगड़ दो पूरी तरीके से, खत्म ही कर दो उसके, है ना, जान निकाल दो पूरी तरीके से। चैप्टर में कुछ बचना ही नहीं चाहिए और एनसीईआरटी में तो बचना ही नहीं चाहिए। एनसीईआरटी को छोड़ो मत बेटा, 9 दिन काफी होते हैं। अरे 2-3 दिन में एनसीईआरटी बच्चे खत्म कर लेते हैं, आपके पास तो फिर भी 9 दिन का टाइम है। 9 दिन 10 दिन, अब 10 दिन आज से तो नहीं है ना, आज से तो 8 दिन का टाइम है। बस इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ यार, तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो, है तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी, बस तुम पहचानते नहीं हो। पहचानो उसको, कर लो कंप्लीट, है ना। और मुझे जरूर बताना, बताना जरूर। कहाँ बताना है आपको पता है ना, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कहना क्या चाहता है ये कहना ये चाहता है कि भाई, कि मान लो एक सर्कल है, फिगर तो मैं अभी बना दूंगा बट ध्यान से समझना। क्वेश्चन फिर से पढ़ दूं, देखो। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, किसी बाहर पॉइंट से, किसी बाहरी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं सर्कल पे, आपको बताना है कि वो दोनों इक्वल होंगे। अब कोई बोलेगा दो टेंजेंट क्यों, कहां बोल रहे भैया, आप कैसे समझ गए दो टेंजेंट? अरे भाई अगर इक्वल की बात करें तो कोई चीज अपने आप से इक्वल तो होगा नहीं, अरे उसको कंपेयर करने के लिए एक और चीज चाहिए ना। तो यहाँ टेंजेंट की बात हो रही है, इसका मतलब दो टेंजेंट बोल रहा है। ये लो, ये रहा आपका फिगर, देखो ये फिगर है आपका, यही तो आपको प्रूफ करना है। ये एक सर्कल आपको दिख रहा है, सर्कल में आपको बताना है कि भैया पी पॉइंट से, ये पी पॉइंट से इस पे दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं, कौन कौन से? एक एपी और एक पीबी। आपको बताना है कि एपी जो है वो पीबी के बराबर। अगर आपने प्रूफ कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पे तो मैंने आपको दिखा दिया ना इमेज बना के, आपको पेपर में कैसे करना है, आपको इमेज बनाना पड़ेगा। तो इमेज ध्यान से देख लो, करना कुछ नहीं है, एक सर्कल बना देना, यहाँ साइड में बना के मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ सर्कल बना देना, यहाँ से दो टेंजेंट खींच देना, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, सेंटर से फिर ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है, और ओ से लेके जहां से आप पॉइंट खींचोगे वहां पे मिला देना। बस ये वाले फिगर को ध्यान से रखो, देखो बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। इस फिगर को ध्यान से देख लो जैसे मैंने बनाया है, बाकी तो आप कर लोगे, आप इंटेलिजेंट हो यार। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। पहले आप गिवन लिखोगे, डायरेक्ट प्रूफ नहीं करोगे, फिर आप लिखोगे टू प्रूफ, फिर आप लिखोगे टू प्रूफ। अब कुछ कुछ बच्चों को लगे फालतू की चोचलेबाजी क्यों करना, मेरे भाई इसी चोचलेबाजी के कारण आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। जितना ज्यादा इंटेलिजेंट बनोगे ना उतने कम मार्क्स मिल जाएंगे। तो बेसिक पे बने रहो, एडवांस बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। बेसिक पे रहोगे बहुत आगे जाओगे, एडवांस ज्यादा बनोगे रह जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। क्वेश्चन आप में से मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे तो सॉल्व हो गया है तो इक्वल होता ही है। अरे भाई वही तो प्रूफ करना है क्यों इक्वल होता है, तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें पढ़ा दिया गया थ्योरम नंबर की इक्वल होता है, मैंने भी बताया था और मैंने प्रूफ का भी करवाया था।
जिन्होंने ऑफलाइन क्लास लिया होगा उनको पता होगा, मैंने प्रूफ करवाया था ये चीज, ठीक है, आपको पता है बात की, मैंने प्रूफ करवा रखा है, आप जहां पढ़ते होगे उन्होंने भी करवाया होगा टीचर, ऐसी बात नहीं है मैं पहली बार करवा रहा हूँ, सबने करवाया बेटा प्रूफ, आपको बस ध्यान रखना है पेपर के लिए। अब गिवन क्या क्या दे रखा है भैया, तो गिवन में क्या लिखे, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों का, भाई गिवन में क्या लिखे, भैया लिख दो ना कि सी सेंटर है, लिख दो कि सी इज अ सेंटर, कुछ नहीं मिल रहा तो ये तो लिख ही सकते हो कि सी इज अ सेंटर, एंड फ्रॉम पॉइंट पी, लिखो लिखो लिखो, मैं बोल रहा हूं, अब ये मत उम्मीद करना मैं लिखूंगा, एंड फ्रॉम पॉइंट पी, क्या, एंड फ्रॉम पॉइंट पी टू टेंजेंट आर ड्रॉन, कौन, पीए और पीबी, टू टेंजेंट आर ड्रॉन पीए एंड पीबी, प्रूफ क्या करना है, पीए जो है वो पीबी के इक्वल है, यही तो प्रूफ करना है कि पीए पीबी के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन हमने कुछ किया, हाँ जी, यहां तो आपको बना बनाया फिगर मिल गया, लेकिन आपने कंस्ट्रक्शन तो किया है ना, क्या कंस्ट्रक्शन किया है आपने, आपने ड्रॉ किया था, क्या, आपने ओए ड्रॉ किया था। अब बोलोगे मैंने सर्कल भी तो ड्रॉ किया था, अरे भाई सर्कल दे रखा है, यहाँ पे सर्कल गिवन है और टेंजेंट गिवन है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन आप वो नहीं कर रहे हो, आप तो वो बना ही रहे हो जो दे रखा है, तो वो कंस्ट्रक्शन में नहीं आता, तो आपने क्या किया, एक्स्ट्रा काम क्या किया, ओए और ओबी दो चीजें ड्रॉ करी, ड्रॉ ओए और ओबी, और एक और चीज तो करी थी, क्या, ओपी, ओपी को ज्वाइन भी तो किया था, ज्वाइन ओपी लिख देना, लिख दू मैं यहाँ पे, लिख देना ज्वाइन ओपी। टू प्रूफ में देख लो ध्यान से, दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो, तो इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपका बन रहा है इन ट्रायंगल ओ ए पी, और एक ट्रायंगल आपका बन रहा है इन ट्रायंगल ओ बी पी। ध्यान से अगर देखोगे बेटा तो आपको समझ में आएगा कि एंगल ओ ए पी इक्वल होगा एंगल ओ बी पी के, किसके इक्वल होगा, ओ ए पी इक्वल होगा ओ बी पी के, और ये दोनों क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, क्यों 90 डिग्री होगा भाई, क्योंकि ओ ए रेडियस है, एपी टेंजेंट है, और रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, बस बात कहानी खत्म। और दूसरा क्या, तो भैया ओ ए जो होगा वो ओ बी के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा सर, क्योंकि ये दोनों रेडियस है सर्कल के, तो ये रेडियस हो गए, कुछ और है इनमें, हाँ बिल्कुल है, ओपी इज इक्वल टू ओपी, क्या, कॉमन, ओपी इज इक्वल टू ओपी, क्या, कॉमन हो गया मेरे भाई, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, कौन कौन से, ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल ओ बी पी के, ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ बी पी के, कैसे, आरएचएस से, हाँ बिल्कुल आरएचएस से लिख दो, क्योंकि राइट हाइपोटेनस साइड आ गया ना, तो आरएचएस से बराबर हो गया, एक राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेनस हो गया और एक साइड हो गया, तो आरएचएस से बराबर हो गया। अब बेटा आरएचएस से बराबर हो गया तो क्या करें, इसका आचार डालना है हमें, बिल्कुल नहीं, हमें क्या करना है, यहां से निकालना है पीए को और यहां से निकालना है पीबी को, और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मेरे भाई उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में बराबर होते हैं, जिन्हें हम प्यार से सीपीसीटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सीपीसीटी, समझ गए, बताओ, सब कुछ समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बताओ यार तुम लोग, अब तो जोश होना चाहिए तुम्हारे अंदर, पेपर के तो काफी कम दिन बचे हैं, अब तो जोश लाओ अंदर और पेपर को सॉल्व करो जल्दी जल्दी, है ना, क्वेश्चन बताओ सॉल्व हो रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारे स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये कितने नंबर का है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूछा गया है 2015 2018 दोनों पेपर में। क्वेश्चन ध्यान से देखो, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी टच इट्स साइड ए बी बी सी और ए सी, एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, एबीसी, उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है जो कि ए बी को भी टच कर रहा है डी पॉइंट पे, बीसी को टच कर रहा है ई पॉइंट पे, और एसी को टच कर रहा है सर एफ पॉइंट पे। ए बी की वैल्यू 12 दे रखी है, मतलब ए बी यहां से लेके यहां तक 12 दे रखा है, और कुछ गिवन है, बीसी जो है वो 8 दे रखा है, बीसी मतलब यहां से लेके यहां तक कितना दे रखा है सर, 8 दे रखा है, यहां से लेके यहां तक 8 दे रखा है। AC इज इक्वल टू 10, AC 10 दे रखा है, मतलब यहां से लेके यहां तक 10 दे रहा है, अरे सब कुछ दे दिया तो फिर पूछ क्या रहा है, तीनों साइड तो दे दिया, AD का लेंथ पूछ रहा है, BE का लेंथ पूछ रहा है, CF का लेंथ पूछ रहा है, किसका किसका पूछ रहा है, ध्यान से देखो, AD का लेंथ पूछ रहा है, और किसका पूछ रहा है, बीई का लेंथ पूछ रहा है, और सीएफ का लेंथ पूछ रहा है। चलो एक सेकंड के लिए बेटा ध्यान से समझियो, अगर मैं एडी को अगर एक्स मान लूं तो बेटा एफ भी एक्स हो जाएगा, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, अगर मैं एडी को एक्स मान लूं, लिख देता हूं यहाँ पे, लेट एडी इज इक्वल टू एक्स,
तो मेरे भाई जो AD है ना वो इक्वल है AF के। क्यों? क्योंकि A पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, एक F और एक D। तो AF इक्वल होगा AD के। और AF अगर इक्वल है AD के तो ये AD अगर x है तो AF भी x होगा। मानते हो आप ये बात? आप बोलोगे हाँ जी भैया बिल्कुल मानता हूँ मैं। मैंने ये बोला कि बेटा ध्यान से देख, अगर AC 10 था और AF x है तो FC कितना होगा? तो आप बोलोगे भैया FC जो होगा ना, जो FC होगा क्या? जो FC होगा वो 10 माइनस x होगा। क्यों भैया? क्योंकि FC जो आएगा वो कब आएगा? जब आप AC में से माइनस करोगे किसको? AF को। अरे भाई एफसी निकालने के लिए ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एफसी निकालने के लिए आप एसी में से माइनस करोगे ना भाई एफ को। एसी कितना दे रखा है? टोटल 10 दे रखा है, तो 10 में से अगर ये वाला हिस्सा आप हटा देते हो एफ वाला हिस्सा तो आपका एफसी का इलाका बच जाएगा ना। यही तो किया हमने। तो ये इसको ब्रैकेट में लिख देना अगर समझ नहीं आए तो। अब ध्यान से देखो ये एक्स है, दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि समझ में आए। ये वाला कितना है भाई? ये वाला है 10 माइनस एक्स। चलिए, अगर ये 10 माइनस एक्स है तो भैया ये भी 10 माइनस एक्स होगा। आप मानते हो ये बात कि अगर ये 10 माइनस एक्स है तो ये भी 10 माइनस एक्स होगा? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल होगा। मैंने बोला बिल्कुल होगा ही भाई, कि अगर वो 10 माइनस एक्स है तो ये भी 10 माइनस एक्स होगा। तो आपने बोला कि भैया देखो, देखो जरा कि सी एफ जो आपने बोला कि सी एफ जो है वो सी के बराबर है। तो सी एफ अगर 10 माइनस एक्स है तो सी भी 10 माइनस एक्स होगा। ठीक है, लेकिन बीई का वैल्यू कितना होगा? तो मैंने बोला बेटा देख, बीई का वैल्यू के लिए ना आप बीसी में से क्यों नहीं सी को माइनस कर दे रहे हो? तो भाई टोटल बीसी में से अगर सी हटा देंगे, टोटल बीसी में से अगर ये सी वाला हिस्सा हटा देंगे तो बीई बचेगा। तो भैया बीई इज इक्वल टू बीसी माइनस सी हो गया। बीसी का वैल्यू कितना है? बीसी का वैल्यू है 8 माइनस सी का वैल्यू कितना है? 10 माइनस एक्स। तो माइनस करोगे तो ये 10 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स माइनस टू। आप समझ रहे हो या नहीं? तो ये आ गया x माइनस टू। बताओ सबको समझ में आया? तो ये आ गया आपका x माइनस टू। अब मुझे ऐसे ही आप बताओ कि अगर 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 मैं बोलना ये चाह रहा हूं आपको, आप पता नहीं शायद समझ रहे हो कि नहीं, भाई बीई जो है वो बीडी के बराबर होगा या नहीं? तो आपने बोला भैया बीई जो होगा वो बीडी के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक पॉइंट बी से दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं, तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे भाई? बराबर होंगे। आपस में दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं बीई और बीडी, तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। थ्योरम यही तो कहता है। तो भाई बीई का वैल्यू अगर x माइनस टू है तो बीडी का भी वैल्यू x माइनस टू होना चाहिए। अगर बीडी बीई अगर x माइनस टू है तो बीडी भी x माइनस टू होना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक और वैल्यू निकालू बेटा, अगर मैं ये एडी जो है, एडी जो आपको दिख रहा है एडी, एडी अगर 12 सॉरी एडी जो दिख रहा है x और ए बी 12 है, तो अगर मैं इस वाले से अगर बीडी की वैल्यू निकालूं तो बेटा 12 माइनस एक्स होगा। ध्यान से देखना, आपने उधर की साइड से अगर बीडी का वैल्यू निकाला तो x माइनस टू आया, लेकिन इधर से बीडी का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 12 माइनस एक्स। ध्यान से देखो। अब बेटा अगर बी, ध्यान से देखो यहां पे लिख देता हूं, x माइनस टू इज इक्वल टू बी डी आ गया, और बी डी का वैल्यू एक और आया है। क्या आया है बी डी का वैल्यू? भाई बी डी का वैल्यू एक और आया है 12 माइनस एक्स। अब बी डी तो दोनों केस में बराबर होंगे ना भाई। तो ये अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो आपको समझ में आएगा कि x माइनस टू इक्वल होगा 12 माइनस एक्स के। बेटा थोड़ा सा गौर फरमा ले, क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। आपको लग रहा है कि ये लेंदी है तो आपको मैं ये डायरेक्ट ओरल आपको करके दिखा दूंगा सॉल्व। आपको कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप जानते होगे अगर तो आपको पता होगा कि कॉपी पेन की मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्वेश्चन को, कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि पेपर आपका है। पेपर में आप जब तक नहीं लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए मुझे पूरा बताना पड़ रहा है। तो भैया ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 12, और माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, तो 12 प्लस टू हो जाएगा। तो भैया 2x का वैल्यू 14 आ गया, तो x का वैल्यू यहां से 2 से कट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 7। अब यहीं से सारा रास्ता खुल गया। क्या x का वैल्यू 7 है तो AD 7 आ गया। तो भैया AD इज इक्वल टू मिल गया हमें 7। दूसरा क्या पूछ रहा है? बीई। बी कहाँ गया? बीई, बी देखो, ढूंढो उसको, पकड़ो। बी एक्स माइनस टू है, एक्स का वैल्यू 7 है तो 7 में से 2 गया तो 5 आ गया। तो भैया बीई का वैल्यू आ गया 7 माइनस टू इज इक्वल टू 5। अच्छा जी, सी एफ का वैल्यू कितना है? सी एफ सी एफ सी एफ सी एफ कहाँ गए? ये रहा सी एफ 10 माइनस एक्स। तो भैया अगर सी एफ की हम वैल्यू निकाले तो सी एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है? 7। 10 माइनस 7 गया तो कितना आ गया? 3। और यही आपका आंसर है 7 5 3। एडी का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 5, सी एफ का वैल्यू 3। और ये आपका सॉल्यूशन है।
बताओ जल्दी जल्दी, सबको समझ में आ गया? अगर बेटा समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, तो फटाफट से मैं आपको शॉर्ट तरीका सिखा दूं। करना कुछ नहीं था, शॉर्ट तरीका सिखाता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको लगेगा कि ये चीज तो आपको आता है, पहले से ही आप जानते हो इन सब चीजों के बारे में। ध्यान से देखना जरा, मैं इरेज करता हूँ और मैं ओरल आपको करके दिखाता हूँ। देखो बेटा, ये एक को लिख लेता हूँ, बस ए बी को मैं लिख लेता हूँ कि ये 12 दे रखे हैं। आप बताओ, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। टोटल जो है वो ए सी जो है, ए सी वो 10 दे रखा है, तो ये 10 माइनस एक्स होगा। आप मानते हो ये बात? तो भैया ए भी 10 माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये भी कितना होगा? 10 माइनस एक्स। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये टोटल, टोटल चलो छोड़ो इसको। ये अगर टोटल अगर 12 है, उसमें से अगर x को माइनस कर दे तो ये 12 माइनस एक्स होगा, और ये 12 माइनस एक्स है तो ये भी 12 माइनस एक्स होगा। इतनी सी बात आप मानते हो? अब एक बात मानते हो कि ये भी 12 माइनस एक्स होगा? अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये जो 12 माइनस एक्स हुआ वो इसकी कृपा से बना है कि बी डी जो है वो इक्वल है बीई के। लेकिन बेटा, बीई का वैल्यू निकालने का एक और तरीका भी तो हो सकता था। क्या? बीई इज इक्वल टू बी सी माइनस सीई। बीसी माइनस सी, भैया बीसी का वैल्यू कितना है? बीसी का वैल्यू 8 है, और 8 में से अगर माइनस करेंगे हम 10 माइनस एक्स को, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 माइनस 10 प्लस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स माइनस 2। ये हो जाएगा बीई का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? एक्स माइनस 2। अब बीई का वैल्यू एक्स माइनस 2 भी है और बीई का वैल्यू 12 माइनस एक्स भी है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। बस यहाँ से वैल्यू निकाल लो, तो 2x का वैल्यू आ जाएगा 10, तो x का वैल्यू आ गया 5। काम बन गया आपका। x का वैल्यू 5 आ गया, तो ये 7, ये 7, ये 3, ये 3, ये 5 और ये 5। खत्म कहानी। समझ नहीं आया? समझ आ गया? जल्दी बताओ, कुछ गलती कर दी क्या हमने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी सर, कुछ गलती हुई है हमसे, आपने बताया ही नहीं। क्या गलती हुई भाई? -2 इधर जाएगा तो +2 होगा ना यार। कहाँ 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 सोच रहा हूँ मैं, क्या सोच रहा हूँ? 12 प्लस 2 14 होगा। ठीक है, अब गेस मत करने लग जाना क्या सोच रहा हूँ मैं। तो एक्स की वैल्यू 5 आएगी बेटा, कुछ नहीं है, यहाँ 5 लिख लो, सॉरी 7 लिख लो, फिर 5 बोल रहा हूँ। यहाँ 7 लिख लो, ये 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, ये 3 आएगा, ये तो सही लिखा था मैंने। 12 में से 7 जाएगा तो ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, बस। ठीक है, आ गया आंसर, और कुछ था ही नहीं इसमें। क्लियर है? बढ़े आगे? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले जरा इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। ध्यान से क्यों बोल रहा हूँ मैं? ध्यान से आपको पता है क्यों बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए? क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे ना, तो बेटा 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, 3 से 4 लाइन में। आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। आपको ये चीज़ पता है? किसी ने बताया आपको? मैंने आपको बहुत बार बताया है। आप बट सुनते ही नहीं हो ना। सुना करो बात को, समझा करो मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनोगे समझोगे तो सब पता चल जाएगा। ब्रिलियंट हो यार तुम लोग। बस पता है क्या है, आप दिमाग नहीं लगाना चाहते। आपका क्या है सीन कि आपको बना बनाया मिल जाना चाहिए। कुछ ऐसा बता दो कि डायरेक्ट पेपर में लिख के आ जाओ। भाई यही आएगा पेपर में, ये मैथ्स का पेपर है, साइंस का पेपर था। एक दिन पढ़ने से मार्क्स नहीं आएगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि सुबह में आपको टीचर पढ़ा दे या एक दिन रात को पढ़ा दे और एज इट इज पेपर में क्वेश्चन मिलने को मिल जाए, बेटा मिल सकता है। एक से आपको एग्जांपल देता हूँ ना, मान लो आप कहीं पढ़ रहे हो, किसी टीचर ने आपको क्वेश्चन करवाया एक दिन पहले, और एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाए, एज इट इज पूरा का पूरा डिट्टो सेम कॉपी क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए। आप अगर पहले से अगर आपकी तैयारी नहीं है, तो आपको क्या लगता है आप क्या मैथ्स याद करके पेपर में कर लोगे? आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे? आप 60% क्वेश्चन कर पाओगे? आप 50% क्वेश्चन कर पाओगे? आप पास जरूर हो जाओगे, लेकिन मार्क्स नहीं आ पाएंगे बेटा, रिजल्ट नहीं बन पाएगा। आपको रिजल्ट बनाने हैं, पास नहीं करना, रिजल्ट बनाना है। समझ में आ रहा है? तो आपको थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। आप ये सोचोगे कि कोई चीज बना के दे दे कोई आ जाए। मान लो सीबीएसई बोर्ड वाले भी 1 घंटे पहले ला के आपको पेपर दे दे, क्या कर लोगे 1 घंटे में? कुछ नहीं कर पाओगे। 1 घंटे में आप 20 एमसीक्यू का मान लो आंसर ढूँढ लोगे, और क्या कर लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर के क्वेश्चन कर लोगे। मान लो एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कर लिया, भाई 50-60% ही नंबर आएँगे फिर, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएँगे। और 50 पर 60% ले नंबर लाना है, तो फिर ठीक है, फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये जो करवाया जा रहा है उसको कर लो, देख भी लोगे तभी भी आ जाएँगे 50-60% नंबर। बट भाई जो थोड़ा सीरियस है, वो पूरे ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, क्योंकि 50-60% लाने से आपका काम बनने वाला है नहीं। क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। क्वेश्चन आते हैं, एक्स पी और एक्स क्यू दो टेंजेंट है, सर्कल पे खींचे जा रहे हैं, एक्स पी और एक्स क्यू एक्स पॉइंट से। ए आर बी एक अनदर टेंजेंट है, ए आर बी, जो कि ए पॉइंट से खींचा जा रहा है। ए पॉइंट से ए पी और ए आर, और बी पॉइंट से बी आर और बी क्यू, दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं।
प्रूफ करना है कि एक से प्लस ए आर, एक से प्लस ए आर, एक से कहां पे है इधर, ए आर किधर है इधर, एक्स बी कहां है इधर बी आर कहां है इधर। भाई ये कैसे होगा बराबर, लेकिन हो जाएगा, पता है 3 से 4 लाइन में हो जाएंगे। आप अगर ध्यान से देखोगे तो, जरा समझो तो ध्यान से, समझो क्यों बोल रहा हूं, समझो। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर एक्स पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं, दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं, तो मेरे भाई एक्स पी इक्वल होगा एक्स क्यू के। आप इस बात से अग्री करते हो ना कि एक्स पी इक्वल होगा एक्स क्यू के। चलो मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ऐसी जरा देखना जरा ए पॉइंट से, तो आपको समझ में आया कि भैया ए पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तसल्ली से दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं। तो ए पॉइंट से फ्रॉम पॉइंट ए लिखना, फ्रॉम पॉइंट ए एपी जो खींचे जा रहे हैं एक टेंजेंट, वो ए आर के बराबर होगा। ये इक्वेशन बेटा हमारा सेकंड हो गया। ऐसी बी पॉइंट से देखो जरा, तो बी आर और बी क्यू दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं, तो बी आर जो होगा वो बी क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट खींचे जा रहे हैं। ये इक्वेशन थर्ड आ गया। इससे क्या मिला हमें, कुछ मिला, कुछ मिला। आप बोलोगे मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे हुआ ना, देखो ध्यान से। पहले वाले इक्वेशन को जरा गौर फरमाओ, पहले वाले इक्वेशन को लिखो 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 लिखो। एक्स पी इक्वल है ना एक्स क्यू के, लिख दिया। भाई एक्स पी ओ बना कब, कब बना, जब आपने एक्स ए में एक्स ए में एपी को ऐड कर दिया तो एक्स पी बन गया। ऐसी एक्स क्यू कब बना, जब एक्स बी में आपने बी क्यू को प्लस कर दिया तो ये बन गया एक्स क्यू। इतनी सी बात समझ में आई। अब जरा ध्यान से गौर से देखना, तो ये जो एक्स ए है, एपी किसके बराबर है बेटा, एपी किसके बराबर है, ए आर के बराबर। इक्वेशन सेकंड को देखो ना, एपी ए आर के बराबर है, तो एपी की जगह पे ए आर लिख दिया, इज इक्वल टू एक्स बी का एक्स बी लिख दिया, और बी क्यू किसके बराबर है, बी आर के। अरे तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया ये। माउंटेन ड्यू उठाओ, डर भगाओ। तो डर भग गया क्वेश्चन का, क्या ही क्वेश्चन दे रखा था। आप बताओ, आप में से कितने हैं जो इस क्वेश्चन को कर लेते सॉल्व। आप में से कितने बच्चे हैं जिनका दिमाग ये चल जाता और ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है। भाई थोड़ा पानी वानी पियो और आगे बढ़ते हैं। पानी वानी पी लेते हैं थोड़ा, है ना, गला सूख रहा है अब। ज्यादा क्वेश्चन हुए भी नहीं है, अभी तो 8 ही क्वेश्चन हुए हैं, अभी गला सूखना स्टार्ट हो गया। कोई बात नहीं। देखो 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, गला सुखा देगा आपका। आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, प्रूव दैट द एंगल ड्रॉन द टेंजेंट, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle, supplementary to the angle। इस वर्ड को जरा ध्यान से देखना। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है बेटा कि दो एंगल जिनको जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाए उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। किसके सप्लीमेंट्री है, एंगल सबटेंडेड बाय ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस लाइन सेगमेंट के सप्लीमेंट्री एंगल होगा, जहां पे दो टेंजेंट एंगल बनाते हैं वो। इसके लिए हमें सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फिगर तो मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये रहा फिगर। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका फिगर है, और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, आप बता दो कैसे सॉल्व होगा। आप बता सकते हो कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर थोड़े से गौर फरमा के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बेटा आसानी से सॉल्व कर लोगे। सप्लीमेंट्री एंगल ही तो पूछ रहा है, क्या ही पूछ रहा है आपसे, कुछ नहीं पूछ रहा मेरे भाई, कुछ नहीं पूछ रहा। जरा ध्यान से देखो ना, ये फिगर बना लेना। ये फिगर मैंने पहले ही बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। भाई मेरे एक सर्कल बनाना, यहां से दो टेंजेंट खींच लेना, ठीक है। यहाँ पे सेंटर बना लेना, सेंटर से एक रेडियस इस पे, एक रेडियस इस पे, यही है फिगर। इतना काम कर लेना पेपर में। मैं इतना मुझे ना करना पड़े, फिगर आपका एक्यूरेट दिखे, इसलिए मैं फिगर पहले से बना के लेके आया हूं। तो आप ध्यान रखना, आप ये नहीं कि मैंने बना के लेके आया हूँ, स्लाइड में तो बना ही हुआ है। अरे भाई स्लाइड में बना हुआ तो पेपर में स्लाइड थोड़ी ना लेके जाओगे, पेपर में तो खुद से बनाओगे। तो कर लेना भाई, कर लेना सॉल्व, ठीक है। यही करना, कुछ और मत करना, ठीक है। उसके लिए भी बहुत टाइम है। एक सर्कल है, दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं एपी और पीबी। ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, पता है आपको। रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। भाई अगर ये 90 डिग्री है तो आप जरा ध्यान से देखो, तो आपको समझ में आया कि भैया ये जो ए ओ बीपी जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से।
ये क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या होती है कि चारों एंगल को जोड़ने पे कितना आता है? 360 डिग्री। मतलब एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल बी पी ए, कितना हो जाएगा ये? 360 डिग्री। चारों एंगल को जोड़ने पे कितना आ जाएगा वहां से? ओ महारथी, आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, आप ही से। और किससे? आपसे कर रहा हूँ बात। होगा ना 360? मानते हो आप ये बात? अरे मानते हो? मान लो, है ना? बाकी चीजें तो मानते ही हो आप, ये भी मान लो। मानो नहीं, चारों एंगल का सम 180 डिग्री होता ही है। अगर कोई क्वाड्रेटल बन रहा है तो चारों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये यूनिवर्सल लॉ है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, पी ए ओ का वैल्यू 90 दे रखा है, जो मैंने पहले भी बताया था। भाई 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 ओ बी पी, ये भी 90 दे रखा है। तो मुझे एक बात बताओ, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी पी ए, इनका वैल्यू जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। आप ये बात मानते हो? मानते हो आप ये बात? अरे भाई ये 90 90 180 उधर जाके 360 में से 180 चला गया तो नहीं हो गया 180? 360 में से 180 गया तो 180 आ गया। यही तो प्रूफ करना था। सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? दोनों को जोड़ने पे 180 है। लेकिन सर ये तो काफी छोटा क्वेश्चन हो गया। लेकिन पेपर में कैसे करेंगे सॉल्व? पेपर में एक तो फिगर बनाना पड़ेगा। तो भैया सबसे पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन या टू प्रूफ? टू प्रूफ। टू प्रूफ लिखना पड़ेगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है? ओ ए से ओ बी को मिला दिया। ठीक है, गिवन में क्या करोगे? लिखोगे पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट। पी बी आर टू टेंजेंट। प्रूफ में क्या लिखोगे? प्रूफ में दोनों एंगल लिख देना, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और कंस्ट्रक्शन में लिख देना ज्वाइन, ज्वाइन ए ओ ओ बी। बस। और आगे टू प्रूफ लिख के सॉल्व कर देना, हो गया 3 लाइन में आंसर खत्म। समझे? देख लिया, सॉल्व हो गया, आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं होता भाई, तुम लोग डर जाते हो, बस डरो मत। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये? इस क्वेश्चन को देखना जरा ध्यान से। खतरनाक क्वेश्चन नहीं हुआ है? खतरनाक क्वेश्चन है ये। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रेटल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बोल रहा है कि क्वाड्रेटल का जो अपोजिट साइड है, ध्यान से दे पढ़ो। वहां पे कुछ और था क्वेश्चन। वहां पे क्या था? वहां पे था टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ये जो टेंजेंट पे ये वाला एंगल बन रहा है ना, वो बोल रखा था कि सेंटर से सप्लीमेंट्री एंगल होता है। मैंने इंडिकेट नहीं किया था, अब इंडिकेट कर देता हूँ। दो टेंजेंट के बीच में जो बनने वाले एंगल है वो सप्लीमेंट्री है सेंटर पे बनने वाले एंगल से, ये आपका दे रखा था। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहा है क्वाड्रेटरल जो है जिसके अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर क्वाड्रेटल नहीं, क्वाड्रेटल के अंदर जो सर्कल है वो सेंटर से सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा। और देखो अभी आपकी स्क्रीन पे फिगर लेके आता हूँ। देखो आ गया, बड़े आराम आराम से आ रहा है भाई, जल्दी आ गया। तो ये आपका फिगर है जिसमें आपको एडीसीबी एक क्वाड्रेटरल दिख रहा होगा, इसके अंदर एक आपको सर्कल बना हुआ दिख रहा होगा। इसमें आपको प्रूफ करना है कि सेंटर से सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। अब ये प्रूफ करने के लिए आपको कुछ बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा सर? ध्यान से मेरी बात को सुनना, सुनना और अच्छे से समझना, आप समझ जाओगे। आपको किसी भी तरीके से ये 1 और 2 को आपको इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। आप बोलोगे ये कैसे करेंगे? अच्छा, 1 2 3 4 आप लाइन से किसी को भी मान सकते हो। बहुत लोग एबीसीडी मान के बनाते हैं। एबीसीडी ईएफ ले लेते हैं स्मॉल लेटर में। आप एंगल को कुछ भी लेट कर सकते हो। मैं फिर से समझा देता हूँ। एक क्वाड्रेटल बनाना, उसके अंदर सर्कल बनाना, क्वाड्रेटल के दोनों डायगोनल को मैच कर देना। ठीक है, और बाकी इसको सेंटर से जो टेंजेंट है ना, यहाँ पे हर जगह पे जो टेंजेंट है, ये जो पॉइंट है आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक रेडियस खींच देना। बस इतना फिगर बना देना। बाकी जितने भी एंगल बनेंगे, टोटल 8 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 करके नेम देना, कहीं से भी नेम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करने पड़ेंगे? आपको दोनों एंगल को बराबर प्रूफ करने पड़ेंगे, इन्हीं दोनों एंगल को, 1 और 2 को। अब भाई ये कैसे प्रूफ होगा? ये कैसे प्रूफ होगा, क्या आपको पता है ये बात? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो हम प्रूफ करते हैं। अब ये 1 और 2 बराबर कैसे होगा? एंगल एंगल बराबर तभी होगा बेटा जब आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं? एक मैं ट्रायंगल ले लेता हूं बेटा, ए पी ओ या ए ओ पी, ज्यादा बेहतर दिखेगा।
और एक ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल AOS। बेटा ये जो टू एंगल बन रहा है ना, ये वाला, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आपको ये समझ में आएगा कि भैया ये जो AP है वो AS के बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि A पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये दोनों बराबर है। ठीक उसी प्रकार से जो OA होगा वो OA के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों क्या है, रेडियस है। तो OA किसके बराबर होगा, OA के। अच्छा अगर थर्ड में देखें, थर्ड वाला अगर देखें तो ध्यान से अगर देखोगे तो बेटा ये जो रेडियस है ना, रेडियस कौन सा, OP, वो AP पे परपेंडिकुलर है, OP AP पे परपेंडिकुलर है। ठीक उसी तरीके से जो बेटा OS है वो भी AS पे परपेंडिकुलर है। OS किसपे परपेंडिकुलर है, AS पे। OS किसके परपेंडिकुलर है, AS पे। बेटा आपको ये समझ में आएगा कि एंगल APO इक्वल है एंगल ASO के। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल, आपको तीन चीजें जब दोनों ट्रायंगल में मिल गया तो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस क्राइटेरिया से होगा भाई, ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, AOS के। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया ढूंढो तो, राइट हाइपोटेनस साइड, RHS। RHS से बराबर होगा। इससे हमें क्या मिला, इससे हमें ये मिला कि बेटा पहले वाले ट्रायंगल AOP में एंगल 2 आ रहा है और दूसरे वाले ट्रायंगल AOS में एंगल 1 आ रहा है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे CPCT से। ठीक उसी तरीके से बेटा ये 8 और 7 आपस में बराबर होंगे, ये 6 और 5 आपस में बराबर होंगे और ये 3 और 4 आपस में बराबर होंगे। मानते हो आप ये बात? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख लो ना, यहाँ पे लिख लो कि एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के बराबर है। एंगल 4 जो है, 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 नहीं क्या, फिर क्या, ध्यान से देखो, एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है, एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो एंगल 6 है वो एंगल एंगल 6 से बराबर हो जाएगा, एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के, और एंगल 8 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगर दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन चारों एंगल को जोड़ने पे, चारों नहीं मतलब जितने भी एंगल बन रहे हैं, अगर इन सबको हम ऐड कर दे, ध्यान से देखना, ध्यान से अगर इन सबको ऐड कर दे तो बेटा ये एक सर्कल बनाएंगे। आप गौर फरमाओ, क्या बना रहे हैं, ये सर्कल बना रहे हैं सर्कल। तो बेटा अगर मैं चारों एंगल को जोड़ दूं, कौन कौन से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा, 360 डिग्री। क्योंकि ये चारों मिलके एक सर्कल बना रहे हैं। सर्कल के आपको पता है कि सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो मेरे भाई अगर सारे एंगल का सम 360 है तो एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर है। तो बेटा इसको एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं 2 की जगह पे। ठीक उसी तरीके से 3 और 4 को अगर हम ले ले तो बेटा 3 और 4 को, जो 3 और 4 बराबर है, तो 3 की जगह पे 4 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई ऐसे ही एंगल 5 है एंगल 6 के बराबर, तो एंगल 6 की जगह पे एंगल 5 लिख सकते हैं। ठीक यहाँ उसी तरीके से अगर देखें तो एंगल 7 एंगल 8 के बराबर है, तो इसको एंगल 8 प्लस एंगल 8 लिख लिख सकते हैं और सबको जोड़ने पे कितना आएगा, 360 डिग्री। आप मानते हो ये बात? अब ध्यान से देखना बेटा, अगले वाले अगर स्लाइड में आ जाए तो अगले वाले स्लाइड में आपको ये समझ में आएगा क्या, अगले वाले स्लाइड में आपको ये समझ में आएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 1, यहाँ पे 2 एंगल 1, 2 एंगल 4, 2 एंगल 5, 2 एंगल 8। 2 एंगल 1 क्या है, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8, क्योंकि सारे दो दो बार आ रहे थे ना, इन सबको जोड़ने पे 360 डिग्री आएगा। भाई मेरे 2 अगर कॉमन निकाल लोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कॉमन निकालोगे मल्टीप्लाई में होगा, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 360 को 2 से डिवाइड करोगे बेटा 180 आ जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 सबको जोड़ने पे कितना आ गया, 180 आ गया। अब एंगल 1 और एंगल 8 को जरा ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 8 को ध्यान से देखो, और ऐसे ही बेटा एंगल 4 प्लस एंगल 5 को ध्यान से देखो। तो बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 8 को अगर ध्यान से देखोगे तो एंगल 1 और 8 मिलके क्या बन रहा है, एंगल AOB बन रहा है।
ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 8 मिलके क्या बन रहा है, दोनों मिलके क्या बन रहा है, ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ डी, क्या बन रहा है ये, ए ओ डी बन रहा है, बी लिख दिया क्या मैंने, ए ओ डी लिखो, प्लस एंगल 4 + 5, 4 + 5 मिलके क्या बन रहा है, 4 + 5 मिलके क्या बन रहा है, ये एंगल मिलके क्या बन रहा है, बी ओ सी, क्या बन रहा है ये, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ये 2 और 3 मिलके और 7 और 6 मिलके कुछ एंगल बन रहा है, ये दोनों को भी जोड़ने पे 180 आएगा। सिमिलरली तो आप लिखोगे सिमिलरली एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू भी कितना होगा, 180 डिग्री। फिर लास्ट में आपकी लाइन क्या होगी, आपकी लाइन होगी हेंस अपोजिट साइड ऑफ, हेंस opposite side of the quadrilateral, opposite side of the quadrilateral ABCD subtends, subtend क्या, supplementary angle, subtend supplementary angle to the center, supplementary angle at the center, supplementary angle at the center। बस खत्म कहानी कि अपोजिट साइड क्वाड्रेटल के जो होते हैं वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। बस बात कहानी खत्म। एक बार फिर से देख लो जरा क्वेश्चन को ध्यान से। भाई क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक क्वाड्रेटल बनाना है, उसके अंदर आपको एक सर्कल बनाना है, सर्कल को 8 हिस्सों में बांट देना है। क्या करना है, दोनों के डायगोनल को मिला देना है क्वाड्रेटल के, और बाकी रेडियस से अगर टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री बना दोगे तो आपका ये पूरा का पूरा 8 एंगल में बढ़ जाएगा। एक कोई भी ट्रायंगल को उठा के कॉन्ग्रुएंट कर लो, चाहे एंगल 1 एंगल 2 कर लो, या 3 और 4 वाले को कर लो, या 5 6 को कर लो, या 8 7 को कर लो। और ये कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में सिमिलरली जरूर लिख देना। यहाँ पे मैं भूल गया था, आप जरूर लिख देना सिमिलरली। अगर 2 1 के बराबर है तो 4 3 के बराबर होगा, 6 5 के बराबर होगा, 8 7 के बराबर। सबको मत करने लग जाना कॉन्ग्रुएंट, पता चले पूरा का पूरा टाइम इसी में खत्म हो जाए, 4 मार्क्स ही मिलेगा, इतना करो या पूरा का पूरा करो, मार्क्स ज्यादा नहीं मिलने वाले। तो सबको मत करना, तो बेवकूफ बच्चों की निशानी होती है जिन्हें ये समझाया नहीं जाता है। तो आप एक लिख के सिमिलरली लिख के इसको सॉल्व कर लेना। बाकी तो आगे आप देख ही रहे हो, ये जो तरीका आपने देखा यहाँ पे कि दो दो आया है, फिर कॉमन निकाला, एंगल 1 और 8 को साथ में ले लिया, 4 और 5 को साथ में लिख दिया, एंगल 1 और 8 मिलके एओडी बन रहा था, एओडी लिख दिया, 4 और 5 मिलके बीओसी बन रहा था, बीओसी लिख दिया। इन दोनों को जोड़ने पे अगर 180 आ रहा है तो सिमिलरली इधर वाले भी जो दोनों हैं उनको भी जोड़ने पे 180 आएगा। बस खत्म। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आउट द जोश, ऐसे ही बोलते हैं ना, आउट द जोश, वेरी हाई सर। आगे आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फिगर देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल। एक फिगर है जिसमें कितने कंसेंट्रिक सर्कल है बेटा, दो कंसेंट्रिक सर्कल है। दो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब जानते हो क्या है, जिनका दोनों का सेंटर जो होगा वो सेम होगा। एक का सेंटर ओ है उसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। एक का रेडियस 5 है, एक का रेडियस 3 है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, एक पी ए और पीबी, दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं। एपी का वैल्यू बेटा 12 दे रखा है, तो आपको बीपी का लेंथ बताना है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे होगा फिगर ड्रॉ, इस फिगर को ध्यान से देखो, ये आपका फिगर है। क्या है फिगर भाई, थोड़ा गौर फरमाओगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि दो सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम सेंटर है, जो सेंटर आपका ओ है। एक पी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं, एक छोटे वाले सर्कल पे, एक बड़े वाले सर्कल पे। बड़े वाले सर्कल पे जो टेंजेंट खींचा जा रहा है उसका नाम ए दे दो, और छोटे वाले सर्कल पे जो टेंजेंट खींचा जा रहा है उसका नाम बी दे दो। अब आपको एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा, क्या, ओ से लेके ए को मिला दे मेरे भाई, और ओ से लेके बी को मिला दो। बस यार सीधा चल ले, ओ से लेके ए को मिला दो और ओ से लेकर किसको मिला दो, बी को। ठीक है भाई, इतना काम कर सकते हो। और कुछ करना चाहते हो तो कर लो। क्या करोगे, और कुछ, और कुछ क्या ही करोगे तुम। यहाँ देखो, ओ से लेके पी को मिला दो, ओ से लेके पी को मिला दो, ये कंस्ट्रक्शन में लिख देना। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में लिख देना भाई। कंस्ट्रक्शन लिख के लिखना, पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप अगर सोच रहे हो ना डायरेक्ट करके आओगे तो नहीं मिलेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देना क्या, ज्वाइन ओ ए ओबी एंड ओपी, ज्वाइन कर देना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एपी का वैल्यू 12 दे रखा है और बीपी का आपको वैल्यू निकालना है, यही दे रखा है ना। रेडियस एक का 5 है, मतलब ओ ए 5 दे रखा है और ओबी 3 दे रखा है।
ध्यान से देखो जरा, आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं ध्यान से आपको बोलूं, ध्यान से बोलूं क्या, आप ध्यान से देखो, अगर एक ट्रायंगल की मैं बात करूं, इन ट्रायंगल एओपी, तो आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, आप ये समझोगे कि भैया जो ओपी का स्क्वायर होगा ना, वो इक्वल होगा किसके, ओए का स्क्वायर प्लस एपी के स्क्वायर के बराबर होगा। भाई हाइपो पाइथागोरस थ्योरम तो यही बोलता है। सॉरी, तो ओपी का जो स्क्वायर होगा वो ओए का स्क्वायर कितना है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25। एपी का स्क्वायर कितना है, एपी 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो ओपी का स्क्वायर कितना आएगा 169। तो यहां से अगर ओपी का वैल्यू निकालोगे तो रूट अंडर 169 आएगा, और रूट अंडर 169 का वैल्यू कितना होता है 13। तो बेटा एपी का जो वैल्यू, ओपी का जो वैल्यू आ गया वो 13 आ गया, ओपी का वैल्यू क्या आ गया 13 आ गया। ध्यान से सुनना, अब आपको क्या निकालना है, आपको बीपी का वैल्यू निकालना है। तो भैया अगर इन ट्रायंगल, अबे हट जा, इन ट्रायंगल, तुझे नहीं हटना था भाई, इन ट्रायंगल अगर बीओपी की बात करूं, बीओपी की, तो भैया जो ये ओपी का स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, ओबी का स्क्वायर प्लस बीपी के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम से। तो भैया ओपी का स्क्वायर कितना है, ओपी 13 है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इज इक्वल टू ओबी, ओबी कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस बीपी का स्क्वायर निकालना है, बीपी को ऐसे ही लिख दो बीपी का स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं भैया, बीपी का जो वैल्यू होगा ना वो रूट अंडर 160 होगा। कैसे बोल रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूँ समझो यहाँ ध्यान से। भाई रूट अंडर 160 बोलने के रीजन क्या है, 169 में से 9 को माइनस करोगे तो 160 आएगा, स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा। अब 160 का वैल्यू कितना होता है, तो 13 का 169 होता है, और 12 का 144 होता है, मतलब 12 और 13 के बीच में होगा। और आधा अगर कर दे तो आधा का स्क्वायर 169 144 के बीच का होगा, मतलब ये 12.50 से ज्यादा होगा, तो 12.65 लिख लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि 12.65 होगा, आगे पीछे हो सकता है, मान के चल लेते हैं, क्योंकि 12.5 से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा ज्यादा नहीं दिख रहा, 12.5 के स्क्वायर से ना थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, मतलब 12.50 के स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो 12.65 मान लेते हैं। ठीक है, समझ गए। तो कुछ नहीं करना था बेटा, एक ट्रायंगल ड्रॉ, फिगर ड्रॉ करने थे, और उसके बाद में आपको सॉल्व कर लेना था। ऊपर एक पाइथागोरस चच्चा को याद करना था, एक बार नीचे पाइथागोरस चच्चा को याद करना था, 2 बार याद करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। 11 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसके बाद पूरा का पूरा सर्कल खत्म हो जाएगा। अगर आपने ये पूरा का पूरा बेटा कर लिया ना मेरे साथ, समझ लो चार्ट पोंछ के आपने पी गए। और बाकी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सोच रहे हो ना आप, एनसीईआरटी तो रह जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, वो करवा देंगे। एनसीईआरटी की आपको अलग से वीडियो मिलेगी, पूरी की पूरी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे बाहर अगर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी आ जाए तो मुझे बता देना। एनसीईआरटी के अगर क्वेश्चन आएंगे तो उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना आसान सॉल्यूशन है इसका। इन अ गिवन फिगर टू सर्कल टच ईच अदर, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कहां पे टच कर रहे हैं भाई, सी पॉइंट पे टच कर रहे हैं। पॉइंट को ध्यान से गौर से देखो, सी पॉइंट पे टच कर रहे हैं। सी पॉइंट कहाँ है, ये रहा सी पॉइंट, सी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, दिख रहा है ना आपको। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट, दोनों का कॉमन टेंजेंट क्या है भाई, दोनों का कॉमन टेंजेंट है आपका क्या, पीक्यू, पीक्यू दोनों का कॉमन टेंजेंट है, अरे नहीं, आर सी दोनों का कॉमन टेंजेंट है। बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट ऑफ पीक्यू, मतलब आरसी जो है वो पीक्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, आपको बताना है बस। आपको बताना है कि आरसी जो है वो पीक्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये बता देना है कि बाइसेक्ट कर रहा है। चलो छोड़ो, इन सब बातों को छोड़ो, आप गिवन लिख लेना, क्या दे रखे है, टू प्रूफ लिख लेना, आपको अच्छे तरीके से पता है, कंस्ट्रक्शन कुछ कर नहीं रहे हो तो सीधा प्रूफ लिख के आप सॉल्व करना। क्या सॉल्व करोगे, आप मुझे एक बात बताओ, अगर पी पॉइंट से सर्कल के ऊपर, बड़े वाले सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं, पी पॉइंट से नहीं बेटा, आर पॉइंट से, तो बेटा ये जो दोनों टेंजेंट है कौन, पी आर और आर सी, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि किसी एक पॉइंट से जब सेंटर के ऊपर दो, सॉरी सर्कल के ऊपर, किसी एक पॉइंट से जब सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। तो भैया आर से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, एक पी पे एक सी पे, बड़े वाले सर्कल पे तो है दोनों टेंजेंट, तो आरपी जो होगा वो आरसी के बराबर होगा, ये भी थ्योरम होता है। ठीक है, तो इसको जरूर थ्योरम में लिख लेना। तो हो गया, इतना समझ में आया। ऐसी बेटा अगर सिमिलरली आप देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि जो आर क्यू है वो भी आर सी के बराबर होगा, आर से दूसरे वाले भी तो खींचा जा रहा है, तो ये भी एक थ्योरम से बराबर हो गया। अगर मैं इन दोनों को अगर इक्वेशन समझ लूं, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट और ये वाला इक्वेशन सेकंड,
तो हमें ये समझ में आया कि भाई आरसी पीआर के भी बराबर है, आरसी आरक्यू के भी बराबर है, तो भैया पीआर जो होगा वो आरक्यू के बराबर हो जाएगा। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये जो पीआर है वो आरक्यू के बराबर है। बराबर कब होगा? जब सीआर उसको बाइसेक्ट करेगा। तो आप लिख दोगे हेंस पीआर एंड आरक्यू आर इक्वल सच दैट, या दैट मीन्स, दैट मीन्स सी आर बाइसेक्ट पी क्यू, खत्म कहानी। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन भी पहेलियां आपसे पूछा जाता है। बस पहेलियों को आपको सॉल्व करना है, और करना ही क्या है पेपर में, पहेलियों को सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, आपको पता है ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसी साल के सैंपल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन ये। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल विथ अ कॉमन कॉर्ड आर इक्वल। आपको बताना है, प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड, ठीक है सर, पढ़ लिया क्वेश्चन? पढ़ लिया भी होगा। क्या दे रखा है? प्रूव दैट द एंगल फाउंड बाय द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल विथ कॉमन कॉर्ड आर इक्वल। अरे क्या प्रूफ करना है? पता है आप जो सोच रहे हो ना वो बिल्कुल नहीं है। अभी तक आप जो कर रहे थे ना वो ओ से, देखो सेंटर से मिला हुआ था, यहाँ सेंटर से कोई लेना देना ही नहीं है, सेंटर से लेना देना नहीं है। आपको प्रूफ करना है कि भैया एक बात बताओ, पीए जो होगा वो पीबी के बराबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। आप बोलोगे ये तो मुझे पता ही है थ्योरम। अरे पता होने से नहीं मतलब है, आपको जो दे रखा है वो ध्यान से सुनो। बोल रखा है कि द एंगल प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट ड्रॉन टू एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल विद द कॉमन कॉर्ड आर इक्वल। अब मुझे एक बात बताओ, पहले गिवन लिख लो, कि पीए जो है वो पीबी के बराबर है। टू प्रूफ लिख लो, टू प्रूफ आपको करना है कि एंगल पी ए बी, मजाक कर रहा है क्या क्वेश्चन? एंगल पी बी ए, बेटा आपको लग रहा होगा ना ऐसा सच में मजाक कर रखा है पेपर में, आप फिर भी आप सॉल्व नहीं करोगे, है ना? आप दिमाग लगाना ही नहीं चाहते ना, आप तो चाहते हो आपको बना बनाया सब कुछ मिल जाए। दिमाग तो लगाओ थोड़ा, प्रूफ करो जरा। अब देखो जरा इन ट्रायंगल पी ए बी को जरा गौर से देखो। अगर आप पी ए बी को बेटा गौर से देखोगे तो यहाँ पे दो साइड बराबर है, पी ए बराबर है पीबी के। अगर दो साइड बराबर हैं तो दो साइड कहना क्या चाहता है? अगर दो साइड बराबर हैं तो बेटा आप क्या जानते हो कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट दोनों एंगल बराबर होते हैं। अगर दो साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। द अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। तो भैया ये जो एंगल पी ए बी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी बी ए के। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और यही क्वेश्चन है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो है नहीं ना, यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन हो गए। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, जरा ध्यान से अगर समझोगे तो पी क्यू एंड पी आर आर दो, टेंजेंट नहीं यार, टू टेंजेंट, दो टेंजेंट नहीं, टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड एंगल ओ पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 डिग्री। एंगल ओ पी आर कितना दे रखा है? 60 डिग्री। सो दैट पी क्यू आर इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पी क्यू आर क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पी क्यू आर क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पी क्यू आर इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपको ध्यान रखना है, प्रूफ करना है। सॉरी, ध्यान नहीं रखना भाई, प्रूफ करना है कि पी क्यू आर जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये बात आपको प्रूफ करनी है। पेन पे आ जा भाई, पेन पे आ गया। पी क्यू और पी आर दो टेंजेंट है, सेंटर ओ है, आपको एंगल क्यू पी आर 60 है, क्यू पी आर 60 है। पी क्यू आर जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा पता है आपको? इसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? ध्यान से देखो। ओ से बेटा क्यू को मिला दे, और ओ से आर को मिला दे। बस क्या करना है? ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। कंस्ट्रक्शन कर लेना, ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर। ठीक है। अच्छा, टू लिखना, तुम पहले गिवन लिखना, गिवन गिवन
गिवन लिख लेना, फिर उसके बाद में टू प्रूफ लिखना। टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है आपको बता दूं मैं? टू प्रूफ में आपको करना है प्रूफ कि पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो लिख लेना ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल रहा होगा, ठीक है? ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कंस्ट्रक्शन लिख लेना ज्वाइन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर, और प्रूफ लिख के आप सॉल्व करो। देखो, अगर प्रूफ लिख के सॉल्व करोगे तो बेटा आपको समझ में ये आ जाएगा कि एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो भैया अगर ओ क्यू पी अगर 90 डिग्री है, ध्यान से सुनना, अगर ओ क्यू पी अगर 90 डिग्री है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, अगर ओ क्यू पी अगर 90 डिग्री है, ये तरीका से करूं या डायरेक्ट कर लूं सॉल्व? डायरेक्ट भी तो हो सकता है, छोड़ो इसको, इसे इरेज करो ना। ऐसे फिर लेंदी लेंदी नहीं होगा, 3-4 लाइन बढ़ जाएंगे बस, और क्या होगा। जहाँ 3 लाइन में सॉल्व होने वाले थे वहाँ 5 से 6 लाइन में सॉल्व होगा। लिखना पड़ेगा बस, क्वेश्चन तो आसान है। देखो ध्यान से, ये मैच नहीं करोगे फिर भी काम चल जाएगा आपका, फिर भी काम निकल जाएगा, है ना? आप इंटेलिजेंट हो, आप तो कर ही लोगे सॉल्व। देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल बात करो सीधा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करो। भैया पी क्यू आर की अगर हम बात करेंगे तो गिवन दे रखा है क्या कि पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर हो। पी क्यू और पी आर जो है वो दोनों इक्वल है, क्योंकि एक पॉइंट से दो टेंजेंट जो खींचे जाते हैं वो दोनों इक्वल है। तो भैया अगर पी क्यू अगर पी आर के इक्वल है, इसका मतलब है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल पी आर क्यू के। अभी जस्ट बताया था पिछले क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, दो अगर साइड इक्वल है तो दोनों एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या अपोजिट एंगल दोनों बराबर होते हैं, ठीक है? तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो मतलब इसका मतलब ये है कि बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। आप मुझे बताओ कि ट्रायंगल की आप प्रॉपर्टी क्या जानते हो? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप जानते हो कि पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 180 डिग्री। यही तो जानते हो कि सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। भाई क्यू पी आर कितना दे रखा है? 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पी क्यू आर लिख दूं और पी आर क्यू की जगह पे अगर एंगल पी क्यू आर लिख दूं तो आपको कोई परेशानी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको यहाँ से समझ में आया कि भैया टू एंगल पी क्यू आर का वैल्यू 180 प्लस 60 उधर जाएगा तो माइनस 60 होगा, तो 180 में से 60 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो बेटा एंगल पी क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा 120 अपॉन में 2, 60 डिग्री। अब पी क्यू आर, पी क्यू आर कहाँ है? पी क्यू आर, पी क्यू आर कहाँ है? ये रहा पी क्यू आर। अगर ये 60 आ गया तो भैया ये पी क्यू आर जो था पी आर क्यू के बराबर था, तो ये भी 60 आ गया। मतलब एंगल पी आर क्यू, अरे इज इक्वल टू का साइन देना था, कोई बात नहीं। देखो पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, सबको जोड़ने पे सबको सब सारे किसके इक्वल हो गए? 60 डिग्री के। तो लिखोगे हेंस द ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, सो इट इज एन आइस आइसोसलस, अरे नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट्स इट। समझे? समझ गए? कुछ नहीं था बेटा, डायरेक्ट कर सकते थे, है ना? ये इरेज कर दो, ये जो रेडियस हमने ज्वाइन करा था ना, इसको इरेज कर दो, इसको नहीं करोगे फिर भी काम चल जाएगा। डायरेक्ट भी तो आंसर आ सकता था, है ना? अभी क्या डायरेक्ट आंसर? क्या ही था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। ट्रायंगल देखना था, दोनों साइड अगर बराबर है तो एंगल बराबर होंगे, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री लिख देना था। बाकी वैल्यू पुट करोगे तो एक का एंगल 60 डिग्री आ जाएगा, तो तीनों बराबर हैं तो तीनों 60-60 आ जाएगा, इसीलिए वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है ये, और इसके बाद में आपका सर्कल खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी वो शायद वो वॉल्यूम और सरफेस एरिया की करवा दूंगा वहां पे, तो वॉल्यूम सरफेस एरिया आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखो, इन अ गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। क्या है बेटा? सर्कल का, है ना? थोड़ा सा क्वेश्चन को आप पढ़ो, तो तक मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो तब तक आप, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं एक बार पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी, तो पानी पी लेता हूँ थोड़ा। पढ़ लिया? पढ़ लिया क्वेश्चन? देखो क्या बोल रहे हैं, ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ए बी जो है वो डायमीटर है, सेंटर कितना है उसका? सेंटर क्या है? ओ दे रखा है।
AQ, BP एंड PQ आर टेंजेंट टू अ सर्कल। क्या है भाई? AQ, BP एंड PQ आर टेंजेंट टू अ सर्कल। AQ, ध्यान से फिर से पढ़ना जरा, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? AQ, हाँ, BP और PQ। AQ, BP और PQ, ये BP, ये और PQ, ये दो तीनों टेंजेंट है, ठीक है, सर्कल पे। PQ टेंजेंट है। अबे ये क्यों नहीं है, ये O है, ये O है भाई, ये टेंजेंट है। आई अपोलोजाइज फॉर दिस, गलती हो गई भाई, ये नहीं है, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये कहाँ से आ गया यार, सर्कल के अंदर कब से टेंजेंट होने लगा। हाँ, क्या दे रखा है? एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। POQ 90 डिग्री प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन। बेटा ये लिख के ले ले मेरे से, स्टार और स्टार बना ले कहीं ना कहीं, जहाँ बनाना है बना ले। पेपर में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आएंगे। अब कहाँ के किस सेट में आएंगे ये नहीं पता मुझे, बट पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेट चेक कर लेना, किसी ना किसी सेट में आएंगे, ठीक है। हाँ, रीजन के ऊपर मत देख लेना अब, भैया दिल्ली में ही आए हैं, दिल्ली में नहीं आए तो भाई दिल्ली में नहीं आए तो महाराष्ट्र वाले में तो आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, ठीक है। एक्सपेक्टेड है इस साल पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इसलिए मैं लेके आया हूँ, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बहुत लग रहा है कि आएगा क्वेश्चन, स्टार बना लो, आएगा, है ना। दावा ठोक के बोलूँ, स्टैम्प पेपर साइन करके दूं तब मानोगे? मान ले भाई, मान ले। एबी डायमीटर और सर्कल है भी, सेंटर ओ है। AQ, BP, BP एंड PQ आर टेंजेंट टू अ सर्कल, प्रूव दैट एंगल OPOQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। मुझे एक बात बता बेटा, मुझे ये सब चीजें नहीं पता। मुझे एक बात बता, मैं अगर तुमसे एक बात बोलूं कि भैया ये जो O है ना, इससे एक सामने वाले पे ना एक ड्रॉ कर दो, एक लाइन जिसका नाम दे दो R। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने बोला बेटा ध्यान से देख, अगर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर ये वाला जो एंगल है, अगर इस वाले एंगल को अगर मैं x मान लूँ, ध्यान से देखना, अगर इस वाले एंगल को x मान लूँ तो ये भी x होगा, और इसको अगर y मान लूँ तो ये भी y होगा। आपने पूछा ये कैसे? मैं बोल रहा हूँ अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ। मैं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। इन ट्रायंगल ओ बी पी, इन ट्रायंगल ओ बी पी और इन ट्रायंगल ओ आर पी, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करता हूँ। अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो मुझे एक बात बताओ कि बीपी जो होगा वो पीआर के बराबर होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? भाई बी पॉइंट से देखो तो ध्यान से, बी पॉइंट नहीं, पी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं, एक पीआर और एक पीबी, तो दोनों बराबर होंगे, लिख दिया। अच्छा जी, ओपी ओपी कॉमन होगा तो ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन। कुछ और दे रखा है? जी हाँ बिल्कुल दे रखा है। रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 तो ये भी 90। तो एंगल ओ ओ ओ ओ बी पी इक्वल होगा एंगल ओ आर पी के। क्यों भाई? क्योंकि 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन कौन से? एक ट्रायंगल ओ बी पी और ट्रायंगल ओ आर पी, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है बेटा, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से एंगल बी ओ पी इक्वल होगा एंगल आर ओ पी के। एंगल बी ओ पी इक्वल होगा एंगल आर ओ पी के, सीपीसीटी से दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर बी ओ पी आर ओ पी के बराबर है तो बेटा ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, बात खत्म। मैंने लेट कर लिया, मैंने लेट कर लिया कि बी ओ पी एक्स है, आप भी लेट कर लेना कि बी ओ पी एक्स है। एक्स को बुला लो थोड़ा, लेट बी ओ पी इज इक्वल टू एक्स, यहीं तक रहने देना भाई, यहीं तक बुलाना, बाकी जगह बुलाने की जरूरत नहीं है। तो बी ओ पी कितना हो गया? एक्स, तो आर ओ पी भी हो जाएगा एक्स। यहाँ तक मानते हो आप ये बात? ऐसे ही बेटा सिमिलरली 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 अगर ध्यान से देखोगे तो एंगल ए ओ क्यू, अबे तू कहाँ से आ गया? एंगल ए ओ क्यू जो होगा वो इक्वल होगा एंगल एंगल क्यू ओ आर के या आर ओ क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर इसको मैं एंगल ए ओ क्यू को अगर वाई मान लूँ तो आर ओ क्यू भी वाई हो जाएगा। लेट कर लो ना, लेट एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू वाई। यहाँ तक समझ में आया? अरे भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से एक्स वाई नहीं लेट करोगे फिर भी काम चल जाएगा, नाम लिख देना। नहीं मन कर रहा लेट करने का, छोड़ देना। आप मुझे बताओ, एओ बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है? एओ बी या स्ट्रेट लाइन आपको नहीं दिख रहा?
क्या हो रखा है आँखों में? भाई एओबी एक स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा आपको? और एओबी अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसपे बनने वाले जितने भी एंगल हैं सबको जोड़ने पे कितना आता है? 180 डिग्री। भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है एओबी, यहाँ से ओ से दैट, दिस ऐसे कितना भी चला जाए सबको जोड़ने पे तो 180 आएगा ना इन सबको जोड़ने पे लीनियर पेयर से। तो आप लिख सकते हो क्या कि एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो टू एंगल एक्स प्लस टू एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर टू कॉमन निकाल लोगे तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे भाई टू से 180 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई का वैल्यू कितना आ गया? 90 डिग्री। आप खुद बताओ आपने एंगल एक्स किसको लेट कर रखा था? तो आपको समझ में आया है कि भैया मैंने जो एंगल एक्स लेट किया था ना, वो लेट किया था एंगल एक्स मैंने पी ओ आर को। तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्या, कौन सा एंगल भैया? तो एक एंगल आपने लेट कर रखा था वाई आर ओ क्यू को या क्यू ओ आर को। एंगल क्यू ओ आर दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया? 90 डिग्री। आपको पता है कि पी ओ आर और क्यू ओ आर दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं भैया? पी ओ क्यू। कौन सा एंगल बना रहे हैं? एंगल पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और यही प्रूफ करने के लिए दे रखा था। क्वेश्चन कुछ नहीं था बेटा, एक कंस्ट्रक्शन करने से क्वेश्चन हमारा निकल गया। ये कंस्ट्रक्शन करना था आपको और कुछ नहीं। ठीक है, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना था और कुछ नहीं था। कंस्ट्रक्शन कर लो, दोनों ट्रायंगल को इधर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो या ऊपर वाले को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। जिसको प्रूफ करना है एक को करना, सिमिलरली लिख के आपका काम बन जाएगा। सीधा ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि एओबी एक स्ट्रेट लाइन है तो हमें लीनियर पेयर लगाना है बस। बाकी चीजें आपके ध्यान में पहले से ही बैठ गया, मैंने बैठा दिया आपको। नहीं बैठा तो फिर से ध्यान से सुन लो। बस आपको ये दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है बेटा? ये आपको दिमाग में रखना है कि भैया भैया एओबी जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, बाकी चीजें तो हम कर लेंगे। बाकी बस एक कंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना कि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया था, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इधर सिमिलरली ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये भी दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सबको जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। सबको जोड़ने पे 180 लिख दिया, हमारा कहानी खत्म। एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। दैट्स इट। उम्मीद करते हैं बेटा, मान के चलते हैं आज की क्लास आपको सब कुछ समझ में आया होगा, है ना? काफ़ी अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करने की मैंने कोशिश की है। जैसा भी आपको लगा हो आज का क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ समझ में नहीं आया और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। आज थोड़ा-सा धीरे बोल रहा था मैं, ताकि आप अच्छे से बातों को सुन सको और समझ सको, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं बेटा, मान के चलते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बस प्रैक्टिस कर ले बेटा, जान फूँक दे। अब जाने देने का कोई सवाल ही नहीं बनता। पूरा का पूरा जितना भी जान है, फूँक दे इसमें पूरी तरीके से। पेपर की प्रैक्टिस करना मत छोड़ो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। डेली कम से कम मैथ्स 4 से 5 घंटा बेटा प्रैक्टिस करो। 4 से 5 घंटा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप मान के चलो 95 प्लस आ पाएगा। नहीं तो अगर आप सोच रहे हो ना, अगर आप ये जो आपको छुट्टी मिली है, गैप जो मिला है तो बेटा गैप को ना वैकेशन मत समझो, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। गैप वैकेशन के बराबर नहीं है। समर वैकेशन, विंटर वैकेशन सब वैकेशन मिलेगा। पेपर के बाद भी आपको लंबा-चौड़ा वैकेशन मिलेगा। जहाँ जाना होगा वहाँ चले जाना, जो करना होगा वो कर लेना, कोई नहीं बोलने जा रहा। बट ये 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 9 दिन अच्छे तरीके से दम लगा के मेहनत कर लो, जान फूँक दो जितनी अंदर है, प्रैक्टिस कर लो, सब कुछ कर लो। यहाँ सब कुछ इस चैनल पे करवाया हुआ है। हर एक चैप्टर समझाया है, 1-2 चैप्टर रह रहे हैं वो करवाऊँगा, इसके बाद एनसीईआरटी करवाऊँगा। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको लिस्ट दूँगा जिससे आपके पेपर में डायरेक्ट एज़ इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस करना है, आप प्रैक्टिस करते रहो, बाकी लास्ट तक तो मैं हूँ ही आपके साथ। ठीक है? जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक आपके साथ खड़ा हूँ। हर एक क्वेश्चन करवाऊँगा, किसी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मैं आपको पर्सनली क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताऊँगा। ठीक है? तो इस बात को आप ध्यान रखना, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं पढ़ाते वक़्त तो एक भी बार नहीं बोला था, बट आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बेटा पहले सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो अच्छे तरीके से, काफ़ी ज़्यादा थोड़े दोस्तों में शेयर कर दो अपने क्लास के ग्रुप में। और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। 9th क्लास के जो बच्चे होंगे उनको भी आप बता सकते हो क्योंकि अब 10th क्लास में जाने वाले हैं तो उनके काम भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मैथ्स और साइंस हर एक चैप्टर, पूरे जो अगला सेशन होने वाला है उसमें हर एक चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से एक-एक चीज़ों को समझा के। डेली क्लास चलेगी, डेली आपको समझाया जाएगा। तो आपके 9th क्लास के जितने भी भाई और दोस्त जो भी हैं छोटे, उनको आप चैनल को बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए, उनके पास शेयर कर दो और लाइक करते हुए जाना और कमेंट करके ज़रूर बताना
कि आपका क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, कहाँ पे क्या डाउट है। कैसा लगा आज का वीडियो? पेपर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर सर्कल से डर लगता है तो मान के चलते हैं बेटा सर्कल से आपका डर सब कुछ खत्म हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टाटा, बाय बाय।